हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिद्दीकी और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जो कि 29 जून शिफ्ट 2 में हुआ था। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है जो अल्फा है वो इस इक्वेशन का एक रूट है, तो कह रहा वैल्यू बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो एक काम करते सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते, ध्यान से देखिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए इस फैक्टर से हमें दो रूट्स मिलेंगे, एक मिलेगा ओमेगा और एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है। तो एक हो जाएगा ओमेगा और दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस इक्वेशन के जो दो रूट्स मिलेंगे दैट विल बी माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो हमारी इक्वेशन थी इसके चार रूट्स हो गए, ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब अल्फा में गिवन था इस इक्वेशन का एक रूट, तो मैंने कहा अल्फा इन चारों में से कुछ भी एक हो सकता है। तो मैंने कहा काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। तो जब अल्फा की वैल्यू हम लोग ओमेगा मान के चलेंगे, मानते हैं कि ओमेगा जो हमारा है दैट इज द रूट, तो जो अल्फा की वैल्यू उसको मैंने क्या किया, ओमेगा के बराबर लेट कर लिया। अब हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी अल्फा की पावर 1011 प्लस अल्फा की पावर 2022 माइनस अल्फा की पावर 3033। तो मैंने कहा इसमें क्या करते हैं, ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 1011 प्लस ओमेगा की पावर 2022 माइनस ओमेगा की पावर 3033। ध्यान से देखिएगा, ओमेगा की पावर 1011 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब की होल पावर 337। ओमेगा क्यूब क्यों करा, क्योंकि हमें पता है जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है बेसिकली 1 के बराबर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो वैल्यू होती है इसका क्यूब जब आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर आप कुछ भी करोगे दैट विल बी 1 प्लस इसको ओमेगा की पावर 2022 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की होल पावर 674। तो ओमेगा क्यूब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे जो आपका 3033 इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 1011, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है ना, तो अवर आंसर इज ए पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताया गया है दैट दिस रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब कह रहा है if then mod of z equals to 3 and argument of z minus 1 minus argument of z plus 1 equals to pi by 4 intersect। तो हमें बताना ये जो ये दोनों कर्व्स होंगे ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो हियर आर दी ऑप्शंस, तो हमें बताना ये दोनों कर्व्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर हो जाएगा आपका 0,0 और रेडियस हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये हमारा एक आर्क ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर मैंने क्या बताया 0,0 और उसका रेडियस हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट करेगा 3,0 पे, यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट करेगा 0,3 पे। ठीक, अब आप एक बात बताओ, ये जो आपका ये वाला ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, जैसे कि मैंने बताया ये एक आर्क ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 को लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, जिसकी वैल्यू है पाई बाई 4 के बराबर। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली यू कैन सी दैट ये आपका एक आर्क बनाएगा इस शेप में। अब आप एक बात बताइए, ये जो आपका एक आर्क बना रहा है ये किस चीज का आर्क बना रहा है, बेसिकली ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग z को ले लेते हैं x प्लस आई वाई, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं z को x प्लस आई वाई लेता हूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 क्या हो जाएगा, मैंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1, उसके बाद माइनस, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 क्या हो जाएगा दैट विल बी y अपॉन x प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है पाई बाई 4 के बराबर। नाउ यू कैन सी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी हम लोग को, देखिए क्या, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो a माइनस बी यानी कि y अपॉन x माइनस 1 माइनस y अपॉन x प्लस 1, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये किसके बराबर है पाई बाई 4 के। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 1 इधर, तो देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई प्लस वाई माइनस
और इधर हो जाएगा आपका माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और नीचे की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। उस तरफ क्या है, पाई बाई फोर। मैंने कहा जब आप tan इनवर्स को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो tan पाई बाई फोर की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे y से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और y आपका एडअप हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपका 2y, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 1। जब ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। जो सर्कल की इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। उसका सेंटर हो जाएगा आपका 0,1, 0,1 विल बी द सेंटर, और रेडियस हो जाएगा √2 यूनिट्स। तो ये जो आपका सर्कल बनेगा इसका सेंटर हो जाएगा 0,1 और रेडियस हो जाएगा √2 यूनिट्स। तो जो सर्कल का सेगमेंट बनेगा, जो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल बनेगा वो इसी सर्कल के अंदर लाई करेगा। कभी भी ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सर्कल और ये सेगमेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस हिसाब से आवर आंसर सी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बेसिकली अगर नंबर के फॉर्म में होता तो इसको 1 लिखते, जिसको लिख सकते थे 5c0। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की पावर्स इंक्रीज हो रही है। एक चीज़ और, जैसे जैसे एडजॉइंट ऑफ ए की पावर इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो साइंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेट है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, जो आपका b की वैल्यू है वो क्या गिवन है, i माइनस 5c1 एडजॉइंट ऑफ ए प्लस 5c2 एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कि बेसिकली जो b है वो है आपका i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की होल पावर 5 का एक्सपेंशन। आप देखिए n की जगह पे क्या है 5, तो बेसिकली इसका जो इंडेक्स हो जाएगा इस बाइनोमियल का दैट विल बी 5। सो ऑप्शंस देखते हैं, हियर आर दी ऑप्शंस। तो हमें बताना क्या, बेसिकली हमें बताना सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स b। जो मैट्रिक्स b होगा उसके सारे एलिमेंट्स का सम बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा a हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालना 2x2 मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करते हैं, बेसिकली ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे और इनके ऊपर लगा देंगे माइनस साइन, तो आपका एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा आपका 2102। अब b हम लोग को गिवन था इस एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो इस एक्सपेंशन को क्या करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे बाइनोमियल के फॉर्म में। जो i था उसको लिख सकते हैं 5c0 एडजॉइंट ऑफ a की पावर 0, फिर आगे क्या था माइनस 5c1 एडजॉइंट ऑफ a की पावर 1, फिर प्लस 5c2 एंड सो ऑन। तो इसको लिख सकते हैं i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की होल पावर 5, ठीक। अब i माइनस एडजॉइंट ऑफ a, i माइनस एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ a हमारा ये रहा। तो जब इन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ से i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 0 -1। ये हो जाएगा हमारा i माइनस एडजॉइंट ऑफ a। अब b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम बताना था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की पावर 5 करनी पड़ेगी। तो जब एक बार i माइनस एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई खुद के साथ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1201 के बराबर। फिर एक काम करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब i माइनस एडजॉइंट ऑफ a के स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो मैंने कहा i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की पावर 4 की वैल्यू भी निकालना आसान है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली i माइनस एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर इंटू i माइनस एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स आया है हमारा i माइनस एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर, बेसिकली उसको मल्टीप्लाई खुद के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा i माइनस एडजॉइंट ऑफ a के स्क्वायर के बराबर, सॉरी होल पावर 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1201 और 1201, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 1401। ये आ गया आपका i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की पावर 4। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी थी, i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की पावर 5 की। तो क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स में i माइनस एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि ये वाली वैल्यू थी। कहाँ गई ये वाली वैल्यू, -1 -1 0 -1। तो 1401 में -1 -1 0 -1 का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इजीली, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका -1 -5 0 -1। सो ये जो आपका i माइनस एडजॉइंट ऑफ a की पावर 5 आया है, यही तो हमारा मैट्रिक्स b के बराबर था। तो जो ये वैल्यू आई है दिस इज एक्चुअल में मैट्रिक्स b। तो हमें क्या बताना था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो जब आप इन सब का सम करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा -7 के बराबर। सो -7 इज अवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन सी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें इनफाइनाइट सीरीज का सम बताना है। ये हम लोग को सीरीज गिवन है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताना। देखिए कैसे बताएंगे, हियर आर दी ऑप्शंस। आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले जो टर्म्स है, देखिए नीचे तो क्या है 6 की पावर लगातार इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऊपर वाले जो टर्म्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो उनका डिफरेंस
इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा है। 12 माइनस 5 विल बी 7, 22 माइनस 12 विल बी 10, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 13। यू कैन सी ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको सबसे पहले मानेंगे एस के बराबर, देखिए आगे इसको मानेंगे एस के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस पूरी इक्वेशन में जो आपका डिनोमिनेटर में जिसकी पावर इंक्रीज हो रही है उसको एक बार डिवाइड कराएंगे। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 6 डिवाइड कराते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा s/6, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए s/6 इधर क्या हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12/6 का क्यूब एंड सो ऑन। कुछ नहीं करते हैं हम लोग, कर देते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हो जाएगा s माइनस s/6, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6। ध्यान से देखिएगा, तो 1 जो था उसको वैसे ही रखते हैं। अब जिनके जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन सबको सब्ट्रैक्ट कराते हैं एक साथ। तो 5/6 माइनस 1/6 विल बी 4/6। उसके बाद 12/6 स्क्वायर माइनस 5/6 स्क्वायर विल बी 7/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। 10/6 क्यूब, 13/6 की पावर 4, ये पूरी सीरीज इनफाइनाइट तक की जा रही है। तो इधर तो हो गया आपका 5s/6। इस तरफ की बात करते हैं तो आप फिर से देखिए जो ऊपर वाले टर्म्स है उनका डिफरेंस अभी भी कैसा है, उनका डिफरेंस आपका अलग आ रहा है। अब आप ऊपर देखें तो ऊपर आपकी एक एपी फॉर्म बन रही है, कि डिफरेंस तो सेम आ रहा है लेकिन ऊपर आपकी अभी भी एक एपी बन रही है। तो उस एपी को रिमूव करने के लिए, ऊपर एक कांस्टेंट टर्म लाने के लिए क्या करते हैं, फिर से 6 से डिवाइड कराते हैं। तो उस तरफ हो जाएगा आपका 5/6 का स्क्वायर, 5s/6 का स्क्वायर। इस तरफ हो जाएगा आपका 1 की जगह पे हो जाएगा 1/6, 4/6 की जगह पे हो जाएगा 4/6 स्क्वायर, 7/6 क्यूब और 10/x की पावर 4, सॉरी 10/6 की पावर 4। अब कुछ नहीं करना बेसिकली। अब आप देख सकते थे ये पूरा सीक्वेंस आपका एपी में था, तो अगर सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो जो एपी थी उसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस बचेगा। अब ध्यान से देखिए 5s/6 माइनस 5s/6 स्क्वायर, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो अगर मैं 3 - 4 करूंगा, 3 - 4, तो हमें क्या मिलेगा 5s/6 माइनस 5s/6 स्क्वायर। इस तरफ हो जाएगा क्या, देखिए 1 अलग था उसको अलग रखते हैं। अब जिनके जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन सबको एक साथ सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो 4/6 माइनस 1/6 विल बी 3/6, 7 - 4 विल बी 3, 10 - 7 विल बी 3। तो सबके जो डिनोमिनेटर जिनके जिनके सेम है उन सबको सब्ट्रैक्ट कराते हैं एक साथ, तो पेयरिंग बन जाएगी। अब आप यहां से देखिए 1 को अगर अलग कर दें और इन सारे एक्सप्रेशंस में से अगर 3/6 कॉमन कर लें बाहर, तो अंदर आपका क्या मिलेगा 1 + 3/6 + 3/6 स्क्वायर, मतलब सॉरी 1 + 1/6 + 1/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सीरीज जाएगी आपकी अप टू इनफाइनाइट। अब 3/6 कॉमन किया है और ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट टर्म्स तक की जा रही है। उस तरफ की बात करें तो जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5² / 6² इंटू s। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए 1 तो जैसा था वैसे ही, प्लस 3/6 आपका मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज अ जीपी whose फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1/6। तो a/1 - r का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 3/6, यहाँ पे 1 ऐड हुआ है और उस तरफ हो जाएगा 25/36। ध्यान से देखिएगा 1 तो जैसा था वैसे ही, 1 - 1/6 को लिख सकते हैं 5/6, 6 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो 3 × 6 इंटू 3/5, तो 6 से ये 6 चला जाएगा, बचेगा क्या 3/5। तो 1 + 3/5 इस तरफ हो गया, इधर क्या है आपका 25/36। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 + 3 8/5, 8/5 इस तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 8/5, उधर क्या है 25/36, 36 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 25 डिनोमिनेटर में। तो s की वैल्यू हो जाएगी 8 × 36/5 × 25, जिसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 288/125 के बराबर, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन सी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी है फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहला काम क्या होता है लिमिट को सॉल्व करने के लिए, हम सबसे पहले लिमिट को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। जब आप x = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे भी हो जाएगा 0। सो बेसिकली ये कौन सा फॉर्म हो गया 0/0 फॉर्म। तो हम सब जानते हैं कि 0/0 फॉर्म के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम लोग एल हॉस्पिटल तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो नीचे डिग्री है, डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो 4 है, तो आपको बार बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं। देखिए ध्यान से, तो जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अब आप मुझे एक बात बताओ, x² - 1 ऊपर एक फैक्टर है, नीचे की बात करें तो इन दोनों से, इससे और इससे, x की पावर 4 और -1 से, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और -2x³ + 2x से, अगर इन दोनों से अगर हम लोग बाहर -2x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा x² - 1, और x की पावर 4 - 1 जो अलग किया है उसके हम लोग दो फैक्टर कर सकते हैं, एक x² + 1 और एक x² - 1, a - b और a + b वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। आप देखिए इससे और इससे एक फैक्टर x² - 1 कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ गया।
ऊपर भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई एक्स आपका वैसे ही रहेगा, और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जिसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या आपका साइन स्क्वायर पाई एक्स, तो ये आपकी लिमिट आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों का जो दोनों ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर कंबाइन कर सकते हैं, तो आपकी लिमिट हो जाएगी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब लिमिट हमारी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 चल रही थी, तो यहां पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं इजीली। तो जब x की जगह पे अगर हम लोग 1 प्लस एच लेट कर लें, मानते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस एच लेट कर लें, तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे x आपका 1 की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे h आपका किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। तो यहां से पता चलता है आपकी लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर पाई, है ना, साइन स्क्वायर पाई। अब x की जगह पे क्या डालेंगे 1 प्लस एच, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी h के बराबर, क्योंकि x को आपने 1 प्लस एच लिया है, तो नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर पाई इंटू 1 प्लस एच है, जिसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई एच। आप मुझे बताओ साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, बेसिकली दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई एच के बराबर। इसका होल स्क्वायर है, इस वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे जो आपका एच स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए इसका होल स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन पाई एच अपॉन पाई एच का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, तो यहां पे जो आपका साइन पाई एच अपॉन पाई एच है, आप अगर मैं यहां पे एच स्क्वायर की बात करता हूं, तो जब मैं इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करता, तो जैसा जीरो ऊपर था वैसा सेम जीरो नीचे नहीं बन रहा था, तो वैसा सेम जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो न्यूमरेटर में जो आपका पाई स्क्वायर है वो तो आपका बाहर है, और जो डिनोमिनेटर में उसको लिख सकते हैं पाई एच का होल स्क्वायर, जो कि इस लिमिट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारी बेसिक लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 के बराबर, है ना। ये कब होती है, जब ये वाला और ये वाला जीरो सेम हो। इन दोनों में अगर कोई भी डिफरेंस आ गया तो ये 1 के बराबर नहीं होता है, तब तक जब तक कि दोनों जीरो सेम ना हो। तो इस वजह से यहां पे क्या करेंगे, पाई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई एच अपॉन पाई एच का होल स्क्वायर। अब जब आप इसमें लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 अप्लाई करेंगे, तो जैसा जीरो यहां पे वैसे ही सेम जीरो यहां पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 स्क्वायर विल बी 1 और बचेगा पाई स्क्वायर। सो बेसिकली द लिमिट विल बी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। सो आवर आंसर इज डी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है ऑल रियल टू ऑल रियल और डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब हमें बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शंस देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर एक ऑप्शन पे हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके। तो ऑप्शंस में अगर ध्यान से देखें तो हमें n1 और n2 की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना है कि क्या कोई अल्फा ऐसा लाई करेगा 3 से 5 के बीच में, जहां फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमा अटेन करे या फिर लोकल मिनिमा अटेन करे। हमें ये चेक करना है। अब हमें बताना कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ना हो, यानी कि इसमें से 3 करेक्ट है और एक आपका इनकरेक्ट है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैंने कहा डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश एक्स बताइए क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव x माइनस 3 की पावर n1 इंटू एक्स माइनस 5 की पावर n2 गिवन है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहां पे प्रोडक्ट रूल का यूज हो जाएगा। तो देखिए जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो n1 आपका आगे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x माइनस 3 की होल पावर n1 माइनस 1 n2, दूसरा वाला फंक्शन वैसे ही प्रोडक्ट रूल में यही तो होता है, x माइनस 5 की होल पावर n2। उसके बाद प्लस, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाला वैसे ही, तो हो जाएगा आपका n2, ध्यान से देखिएगा, और x माइनस 5 की पावर n2 माइनस 1 इंटू x माइनस 3 की पावर n1 वैसे ही रहेगा, x माइनस 3 की पावर n1 वैसे ही रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों से आप कुछ कॉमन ले सकते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हो। अगर मैं इन दोनों से x माइनस 3 की पावर n1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 की पावर n2 माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर n1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 की पावर n2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगी एक x माइनस 5 की एक पावर और बचेगा n1, तो हो जाएगा n1 इंटू एक्स माइनस 5। उसके बाद प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से n1 की x माइनस 3 की पावर n1, इससे जब आपने n1 माइनस 1 पावर बाहर ले ली तो यहाँ पे x माइनस 3 की एक पावर बचेगी n2 के साथ, तो हो जाएगा आपका प्लस n2, ठीक है ना, x माइनस 3। सो बेसिकली दिस इज अवर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब हमें चेक करना था डिफरेंट वैल्यूज के लिए कहाँ कहाँ पे लोकल मिनिमा, कहाँ कहाँ पे लोकल मैक्सिमा अटेन हो सकता है। तो आप आगे देखिए,
तो जो हमारा डेरिवेटिव आ रहा है वो मैंने क्या बताया, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। अंदर जो बचेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद n1 प्लस n2 को भी बाहर लेते हैं। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, याद रखिएगा n1 एंड n2 आर कांस्टेंट्स। अब अंदर बचेगा x माइनस 5n1 प्लस 3n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका पावर है और ये जो आपकी पावर है, इस पे पावर क्या लगी है, n1 माइनस 1, और इस पे पावर हो जाएगी n2 माइनस 1। तो एक बात बताइए, 3 पे हम लोग को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सकता है, 5 पे भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, सारे ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल करेंगे। जब आप सारे ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको पता लगेगा दैट ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, जहां पे n1 की वैल्यू 3 है और n2 की वैल्यू 5 है। तो जब आप n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 प्लस 5 विल बी 8, ये आपका 8 आ गया। अब आपने n1 की वैल्यू 3 रखी है तो 3 माइनस 1 विल बी 2, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और n2 की वैल्यू क्या रखी है आपने 5, तो 5 माइनस 1 विल बी 4, तो 5x माइनस 5 की पावर 4 हो जाएगी, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5n1 प्लस 3n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो जब आप n1 और n2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30/8 के बराबर। नाउ यू कैन सी, इन तीनों से हम लोग को कोई भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इनकी पावर कैसी है, इवन। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 30/8। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 30/8 जो वैल्यू आ रही है उस पर हम लोग को मिनिमा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में बताया गया है कि 3 से 5 के बीच में एक ऐसा नंबर लाई करेगा जहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा फॉर n1 इक्वल्स टू 3 एंड n2 इक्वल्स टू 5। लेकिन हमें मिल क्या रहा है, लोकल मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है लोकल मिनिमा, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट था उसके डेरिवेटिव में। तो यहां से पता चलता है दैट आवर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। तो इस वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f गिवन है जो कि एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल 0 से 1, ठीक है। और जो fx है वो डिफाइंड है इस फॉर्म में, x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x माइनस टी इंटू एफ टी डी टी। अब हमें बताना है कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे x, y के फॉर्म में जो कि हमारे y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व पे लाई करेंगे। तो हमें वो पॉइंट्स बताने हैं अपने ऑप्शंस में से जो हमारे y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व पे लाई करें। सो हियर आर दी ऑप्शंस। अब अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स पे लाई कराना है इन पॉइंट्स को, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो पता करना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं इसको, सॉल्व करके देखिए ध्यान से कैसे। तो ये जो आपका इंटीग्रल गिवन है, ये जो इंटीग्रल गिवन है इसमें आप देखिए इसमें x का भी यूज हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस इंटीग्रल का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज t। अब अगर इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है तो मैंने कहा x इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर x इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो वो x बाहर ला सकते हैं आप। देखिए क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x तो आपका अलग है, प्लस 0 से 1 एक बार हो जाएगा x इंटू एफ टी, तो x आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा 0 से 1 एफ टी डी टी। और उसके बाद माइनस टी इंटू एफ टी करेंगे तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 0 से 1 टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इन दोनों से x आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट इसको अलग रख देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, fx की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी एक x टाइम्स दिस इंटीग्रल माइनस दिस इंटीग्रल के फॉर्म में आ रही है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका ये इंटीग्रल है और जो ये इंटीग्रल है, ये एक्चुअल में है क्या? ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल्स की कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आती है। तो बेसिकली ये एक कांस्टेंट हो जाएगा और ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या मैं fx को ax माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, जहां पे a की वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रल के बराबर और b की वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रल के बराबर। अब अगर fx की वैल्यू ax माइनस बी के बराबर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैंने कहा ft की वैल्यू हो जाएगी at माइनस बी के बराबर। देखिए ऐसा क्यों निकाला है, fx तो हमारा आ गया था ax माइनस बी, तो ft क्यों करा? देखिए a की वैल्यू क्या है, ये इंटीग्रल के बराबर है 1 प्लस 0 से 1 ft dt। तो एक बात बताओ, 0 से 1 ft dt, अब ft फंक्शन है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है ना। तो ft हो जाएगा आपका at माइनस बी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो आपको इंटीग्रेट करना है at माइनस बी को। तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी at स्क्वायर बाय 2 माइनस बी टी। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा a बाय 2 माइनस बी, लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 0। और ये किसके बराबर है? a के बराबर। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 1 माइनस बी के बराबर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से a की वैल्यू b के टर्म्स में आ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे इंटीग्रल की, क्या गिवन था, इसको हम लोग ने क्या माना था, b के बराबर। तो b की वैल्यू क्या है, 0 से 1 t इंटू एफ टी। अब t तो आपका जैसा था वैसे ही, एफ टी क्या है, at माइनस बी। तो मैंने कहा t इंटू एफ टी हो जाएगा at स्क्वायर माइनस बी टी। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी at क्यूब बाय 3 माइनस बी टी स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0।
जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा a बाई 3 माइनस b बाई 2, 0 पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये किसके बराबर है, b के बराबर। तो जब a बाई 3 माइनस b बाई 2 को करेंगे हम लोग b के बराबर, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 9 बाई 2 b के बराबर। बहुत ही आसान है एकदम, इसको कुछ नहीं करना है, इसको उस तरफ शिफ्ट करना है, 3 को उधर मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 9 बाई 2 b के बराबर। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से। तो यहां से a और b में एक रिलेशन मिला था, यहां से a और b में एक रिलेशन मिला है, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इजीली a और b की वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट। तो a की वैल्यू हो जाएगी 18 बाई 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 4 बाई 3। अब हमें बताना था उन ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमारे कर्व पे लाई करेंगे। तो आप जब ऑप्शंस पे हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा दैट ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई द कर्व। तो जो हमारा कर्व आ रहा है, कर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx हो क्या जाएगा, a की वैल्यू क्या आई है 18 बाई 13, तो हो जाएगा 18 बाई 13 इंटू एक्स माइनस b की वैल्यू क्या है 4 बाई 13। सो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं 18x माइनस 4 बाई 13 के बराबर। अब इस कर्व पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। तो जब आप सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा दैट ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई दिस कर्व। सो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है जिसकी वैल्यू दो इंटीग्रल्स के सम के बराबर गिवन है और लास्ट में एक छोटा सा आई गिवन है, हमें उसी आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो आप ध्यान से देखें, जो आई की वैल्यू आएगी वो हमें इंटीग्रल के फॉर्म में बतानी है कि वो डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये जो आपका इंटीग्रल है इसको इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। √2 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, √x का हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 माइनस 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इस इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √a² माइनस x² वाला इंटीग्रेशन का यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी लेकिन आपका इजीली आ जाएगा। तो LHS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/3 माइनस π/2 के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/3 माइनस π/2। अब बात करते हैं RHS की। RHS में आप देखिए दो फंक्शंस का इंटीग्रल, दो इंटीग्रल का सम और प्लस आई के बराबर गिवन था, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, काफी बड़ा दिख रहा है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है, देखिए कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आगे बताता हूं। यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, 1 का तो 1 ही रहेगा क्योंकि अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो 1 का तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 को भी अलग कर लेंगे तो 2 का हो जाएगा आपका +2, तो ये हो जाएगा 1 + 2। ध्यान से देखिएगा, इसकी मैं अगर बात करता हूं, किसकी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 √1 माइनस y²। बहुत ध्यान से देखिएगा, और आगे आपका क्या हो जाएगा 0 से 1 माइनस y²/2 का, तो माइनस बाहर कर लेंगे 0 से 1 y²/2 का अलग हो जाएगा। और इसकी बात मैं करता हूं तो यहां से हो जाएगा आपका माइनस कॉमन बाहर हो जाएगा 1 से 2 y²/2 और आगे आपका प्लस आई। आप देखिए ये जो आपका पूरा RHS गिवन था इसको मैंने ब्रेक कर दिया अलग अलग फॉर्म्स में, तो ये जाएगा 1 + 2 विल बी 3, ठीक है। आप यहां से देखिए इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों से अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए सेम फंक्शन है जिसपे लिमिट हमारी डिफरेंट है, तो ये लिमिट है 0 से 1 और ये लिमिट है 1 से 2, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिमिट कर सकता हूं 0 से 2 के बराबर? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसकी लिमिट डायरेक्ट हो जाएगी 0 से 2 के बराबर। अपर आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है y² और डिनोमिनेटर में है आपका 2 और आगे है आपका प्लस आई, उसी की वैल्यू हम लोग को बतानी है। इसकी बात करते हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी π/4 के बराबर। आप करके देखिएगा, तो यहाँ पे है आपका 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस π/4 और आगे आपका माइनस 0 से 2 y²/2 प्लस आई। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, y²/2 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी y³/6, है ना, क्योंकि नीचे 2 है और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y³/6। अब अपर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए 3 माइनस π/4 तो पहले से बाहर है, माइनस y³/6, तो मैंने कहा 1/6 आप बाहर ले लो, बचेगा y³। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 8 माइनस 0 पे 0 और आगे आपका प्लस आई, तो हो जाएगा आपका -8/6, जिसको लिख सकते हैं -4/3, ठीक है। तो 3 माइनस 4/3 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3 माइनस 5/4 और आगे आपका प्लस आई के बराबर वैल्यू। सो जो RHS की वैल्यू है वो क्या आ रही है, आई प्लस 5/3 माइनस 5/4। अब मैंने कहा अगर LHS और RHS सेम थे तो यहाँ से i प्लस 5/3 माइनस π/4 की वैल्यू हो जानी चाहिए 8/3 माइनस π/2 के बराबर। जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से i की वैल्यू इजीली आ जाएगी, कुछ नहीं करना है, 5/3 माइनस π/4 को इस तरफ शिफ्ट करना है, तो यहाँ से जो i की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1 माइनस π/4 के बराबर। अब i की जो वैल्यू आ रही है वो एक नंबर के फॉर्म में आ रही है 1 माइनस π/4, लेकिन ऑप्शंस में कहानी कुछ और थी। ऑप्शंस में जो हमें ऑप्शंस गिवन थे
तो उसमें हम लोग को इंटीग्रल्स गिवन थे। तो बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ, 1 तो हमारा 1 चलो ठीक है, मान लिया 1 का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, आप बताइए माइनस पाई बाई 4 किसकी वैल्यू आएगी? तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 के बराबर। तो मैंने कहा 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 1 का, माइनस पाई बाई 4 को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली इन दोनों को अगर लिमिट कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 0 से 1, कॉमन आ जाएगी लिमिट 0 से 1, अंदर बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई के बराबर। सो जो हमारी आई की वैल्यू वो इस इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाएगी, विच विल मैच विद ऑप्शन सी। सो सी इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है दैट y इक्वल्स टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कह रहा है अगर y 0 0 के बराबर है तो वैल्यू बताइए इस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो जैसा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में देखते हैं, हम लोग को ये बताया जाता है दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक वैल्यू गिवन होती है कि x इक्वल 0 पे y की वैल्यू ये होगी, मतलब x की वैल्यू ये रखने पे y की वैल्यू ये आएगी, और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी होती है कुछ इस फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरफ हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा आपका माइनस 2 ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक, मतलब 1 प्लस ई की पावर 2x। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा आपका क्या, tan इनवर्स y के बराबर। इसकी बात अगर मैं करता हूं तो यहां पे आप क्या करेंगे, e की पावर x को अगर t मान लेते हैं, ठीक है ना, तो e की पावर x dx आपका dt के बराबर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आप क्या करें, t में कन्वर्ट कर दें। तो t में जब कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरफ हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, और आगे लगा माइनस 2, आ जाएगा एक अननोन कांस्टेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अननोन कांस्टेंट के लिए हमें एक वैल्यू गिवन रहती है, जैसे कि गिवन था क्वेश्चन में y 0 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब अगर y 0 0 के बराबर है तो इसका मतलब है एट x इक्वल्स 0 y इक्वल्स टू 0 मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, इस इंटीग्रल में आपका t है, x तो है नहीं। तो x तो हम लोग पहले एलिमिनेट कर चुके थे, मतलब एलिमिनेट क्या कर चुके थे, दोबारा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे e की पावर x। लेकिन एक काम करते हैं, t के फॉर्म में ही इसको सॉल्व करते हैं। तो आप एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 0 रखने पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी। t एक्चुअल में था क्या, e की पावर x के बराबर, तो e की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये पूरा जो आपका फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 0 दैट विल बी 0 माइनस 2 tan इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 के बराबर प्लस c। सो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, उधर हो जाएगा 0, इस तरफ हो जाएगा माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस c। तो यहां से c की इजिली वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ c इज पाई बाई 2। तो जो हमारा फंक्शन है वो इस फॉर्म में निकल आएगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। तो जो हमारा सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ चुका है। अब क्या करते हैं, माइनस 2 tan इनवर्स टी को इस तरफ भेजते हैं, लेकिन उससे पहले 2 tan इनवर्स टी का फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 tan इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। जब इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आने वाली है। tan इनवर्स को लिख सकते हैं cot इनवर्स के फॉर्म में। cot इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा cot इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t, और इधर आपका tan इनवर्स y उसको वैसे ही रखते हैं, और ये आपका सम है पाई बाई 2 के बराबर। आप मुझे एक बात बताओ, पाई बाई 2 का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के बराबर होता है ना। तो मैंने कहा अगर tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t की वैल्यू अगर पाई बाई 2 के बराबर आ रही है, तो मैंने कहा वो सिर्फ तभी बराबर आ सकती है जब आपका y यानी कि tan इनवर्स के अंदर का इनपुट वो बराबर हो cot इनवर्स के अंदर के इनपुट के, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ t इजिली। अब ध्यान से देखिए आगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी, हमें बताना था 6 टाइम्स y डैश 0 प्लस y ऑफ log रूट 3 बेस e के होल स्क्वायर की वैल्यू, इसके पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। तो उसके लिए क्या चाहिए, y ऑफ log रूट 3 बेस e, यानी कि x इक्वल टू रूट 3 बेस e पे y की वैल्यू निकालो क्या हो जाएगी। तो ये जो हमारा फंक्शन की वैल्यू आई है वो t के टर्म्स में आई है, तो मैंने कहा पहले x की वैल्यू t के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो x इक्वल्स टू log रूट 3 बेस e रखेंगे तो t की वैल्यू जाएगी रूट 3 के बराबर इजीली, क्योंकि t क्या था, e की पावर x के बराबर, और जब आप x की जगह पे ये रख रहे हैं log रूट 3 बेस e,
है ना, तो ई से ये ई कैंसल आउट हो जाएगा और टी की वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर। तो जब t इक्वल्स टू √3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2√3, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी -1/√3 के बराबर। सो यहां से पता चलता है y ऑफ log √3 बेस e की वैल्यू आ रही है -1/√3 के बराबर। अब किसकी वैल्यू चाहिए, y'0। y'0 का मतलब है डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, y0 आपको 0 गिवन था ना, तो y0 इक्वल्स 0 गिवन था, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 रखने पे y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो हमें x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है। तो ये जो हमारी इक्वेशन गिवन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 + e की पावर 0 इंटू y'0 प्लस 2 टाइम्स 1 + y0 का स्क्वायर इंटू e की पावर 0, है ना, इक्वल्स 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 1 + e की पावर 0 विल बी 1, तो 1 + 1 विल बी 2, y'0 वैसे ही प्लस 2 इंटू 1 + 0, तो दैट विल बी 2। यहां पे भी क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर। अब इन दोनों से 2 कॉमन कर सकते हैं, उधर शिफ्ट करा देंगे तो उधर जाके गायब हो जाएगा, तो y'0 की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी, तो मैंने कहा y'0 और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी -1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और y'0 की वैल्यू क्या थी -1, तो 6 इंटू -1 + 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू -2/3 के बराबर, विच विल बी इक्वल्स टू -4, which is matching with our option C. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। So इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला P की इक्वेशन गिवन है y² = 4ax, जहां पे बताया गया दैट a इज पॉजिटिव, और इस पैराबोला का फोकस है S। अब कह रहा है जो टेंजेंट्स हैं टू दिस पैराबोला मेक एन एंगल ऑफ π/4। इस पैराबोला पे दो टेंजेंट्स हो रही हैं जो कि π/4 एंगल क्रिएट कर रही हैं विद दिस लाइन y = 3x + 5, और जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो एक टेंजेंट आपकी टच कर रही है एट पॉइंट ए और दूसरी टेंजेंट टच कर रही है एट पॉइंट बी। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ स्मॉल ए बताइए फॉर विच ए बी एंड एस आर कोलिनियर। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, जिसकी वजह से ए बी और एस हमारे कोलिनियर हो जाते हैं। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं, ध्यान से देखिए। आप डायग्राम देखिए, ये हमारा पैराबोला जिसका फोकस है हमारा a,0, ठीक है। अब फोकस इसका a,0 है, और ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये इस लाइन y = 3x + 5 के साथ जब इंटरसेक्ट कर रही है तो π/4 डिग्री एंगल बना रही है, π/4 रेडियन, सॉरी π/4 रेडियन का एंगल यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। अब देखिए y² = 4ax, दिस इज अवर पैराबोला जहाँ पे a पॉजिटिव था। ये हमारी लाइन है जिसके साथ टेंजेंट्स π/4 एंगल क्रिएट कर रही है। T1 T2 आर द टेंजेंट्स, ये हो गई हमारी T1, इसको मैंने मान लिया T2। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कितना है, π/4 है। अगर मैं इसकी स्लोप मान लूं किसी m के बराबर, मान लेते हैं मैं इसकी स्लोप मैंने मान लिया किसी m के बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा इसकी जो स्लोप थी, इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है 3, और जो टेंजेंट की स्लोप है वो मैंने मान ली m के बराबर। अब tan π/4 किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है m2 - m1 / 1 + m1 m2, तो tan π/4 विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3 - m / 1 + 3m। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो जब मॉड रिमूव होगा एक बार इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर और एक बार इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर। दोनों को सॉल्व करते हैं, वहां से m की दो वैल्यूज आएंगी। अब आप कहोगे m की दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, दो आनी भी चाहिए, क्योंकि एक बार ये लाइन आपकी π/4 एंगल बना रही है और एक बार ये लाइन आपकी π/4 एंगल बना रही है। तो जो दो स्लोप आएंगी उसमें से एक स्लोप हो जाएगी इस वाली की और एक की स्लोप हो जाएगी इस वाले की, ठीक है। तो जब आप इसको एक बार 1 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहां से m की वैल्यू इजीली आ जाएगी 1/2 के बराबर, और जब आप इसको -1 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी -2 के बराबर, इजीली बहुत आराम से आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। अब जो पॉइंट a है, पॉइंट a क्या है, पॉइंट a इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द पैराबोला। जो पैराबोला होता है उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किस फॉर्म में होता है, a/m², 2a/m के फॉर्म में, अगर आपको याद हो तो b भी आपका हो जाएगा a/m², 2a/m। अब एक स्लोप m हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट a पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एक स्लोप जो है i है -2, उसको हम लोग पॉइंट b पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे, जब मैं m की वैल्यू 1/2 a के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4a, 4a, और जब मैं m = -2 b के कोऑर्डिनेट में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/4, -a। तो ये a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो फोकस था वो किस फॉर्म में था, a,0 था। फोकस क्या होता है, इस टाइप के पैराबोला का जो फोकस होता है वो क्या होता है, a,0, जो कि यहां पे मैंने बताया। अब ये तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, तो हम लोग को a की वैल्यू बतानी चाहिए थी। तो
अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो जाना चाहिए 0 के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारा डिटरमिनेंट बनेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे तो इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो अगर मैं C1 में लगा दूं C1 माइनस C2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये जो आपका कॉलम है ये हो जाएगा 0, 5a/4 और 0। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं करना, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट की -4a इंटू 5a/4 माइनस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंपली रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -a स्क्वायर के बराबर और ये है आपका +a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा 0, विच मीन्स कि अगर हम लोग a की जगह पे कुछ भी रख दें ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इस हिसाब से आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो ट्राइंगल एबीसी है उसको इस सर्कल के अंदर जब इंस्क्राइब किया गया तो एंगल बीएसी आपका आया π/2 और कह रहा है जो लेंथ ऑफ साइड AB है वो आपकी √2 के बराबर। तो कह रहा है बताइए ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा। सो हियर आर दी ऑप्शंस। तो आप एक बात बताओ, ट्राइंगल एबीसी गिवन है जो कि इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होना है। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, जो सी वाला पार्ट है वो 0 है, विच मीन्स दैट दिस सर्कल विल पास थ्रू ओरिजिन, यानी कि ये सर्कल हमारा ओरिजिन से पास करने वाला है। और एक चीज 0,0 से पास होगा, पहली बात। और एक चीज ये, इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर आ जाएगा 1/√2, 1/√2 के बराबर। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसका सेंटर और रेडियस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/√2, 1/√2 और रेडियस आ जाएगा 1 यूनिट। अब हमें क्या गिवन था, ए बी जो लेंथ थी, साइड की लेंथ थी, वो थी √2 के बराबर। तो इसका डायग्राम देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, जो इस सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल BAC आपको गिवन है 90 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ऐसा ट्राइंगल इंस्क्राइब करा दें जो कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसकी जो हाइपोटेनस की साइड होती है वो क्या होती है, दैट इज बेसिकली द डायमीटर। तो रेडियस क्या आया था 1 यूनिट, तो मैंने कहा जो डायमीटर हो जाएगा दैट विल बी 1 + 1 2 यूनिट्स। सेंटर क्या हम लोग ने निकाला है 1/√2, 1/√2। आप मुझे एक बात बताओ, AB की लेंथ आपको क्या गिवन है, √2 यूनिट्स गिवन है, तो मैंने कहा ये लेंथ हो जाएगी आपकी √2। हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, जो आपका ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है और ये जो सर्कल है हमारा, ये ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है जिसकी वजह से जो हमारा A पॉइंट है दैट विल बिकम 0,0। आप देखिए जो आपका एंगल A है वो आपका 90 डिग्री है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल है, और प्लस दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है और A पे अगर आपका 90 डिग्री बन रहा है तो मैंने कहा A आपका 0,0 हो जाना चाहिए हर हाल में। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 यूनिट्स आपका गिवन था, और ये लेंथ आपकी क्या है 2 यूनिट्स। तो अगर मैं बात करता हूं AC लेंथ की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डायग्राम है आपका, इसकी वजह से जो आपका पॉइंट C हो जाएगा दैट विल बी 0,√2। जो हमारी सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखिए, जो हमारी सर्कल की इक्वेशन गिवन है, जब इसमें आप x = 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 के बराबर। सो दिस विल बी द पॉइंट जहां पे हमारा सर्कल y एक्सिस को कट करेगा, और दिस विल बी द पॉइंट जहां पे हमारा सर्कल x एक्सिस को कट करेगा जब आप y = 0 कर देंगे। तो हमारे B और C के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। A मैंने क्या बताया, A विल बी द ओरिजिन। सेंटर क्या आया था 1/√2, 1/√2। रेडियस मैंने क्या बताया था 1। अब BC की बात करें तो BC क्या है, BC विल बी द डायमीटर जो कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2। AB गिवन था हम लोग को √2 के बराबर, तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब AB की लेंथ AB की लेंथ अगर हमारी √2 के बराबर है और AC की लेंथ भी अगर √2 के बराबर है, AC की लेंथ भी क्या हो जाएगी √2 के बराबर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, दैट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैंने कहा हाफ AB इंटू AC हो जाना चाहिए। तो AB की वैल्यू क्या है √2, AC की वैल्यू क्या है √2, तो हाफ √2 इंटू √2 करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 1। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है दैट दिस लाइन इज लाइंग ऑन द प्लेन px - qy + z = 5। ये लाइन पूरी की पूरी इस प्लेन पे लाई कर रही है फॉर PQ बिलोंगिंग रियल। तो कह रहा है प्लेन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो बताइए। तो यानी कि हम लोग को इस प्लेन की डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए कैसे बताएंगे। तो अब एक बात बताओ आप, अगर ये लाइन हमारी अपने इस प्लेन पे लाई कर रही है, तो मैंने कहा जो इस लाइन पे जो एक पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, ये वो पॉइंट कौन सा हमारा 2, -1, -3। मैंने कहा वो भी अपने प्लेन पे लाई करना चाहिए।
तो लाइन अगर आपकी सेटिस्फाई कर रही है प्लेन पे तो 2, -1, -3 विल ऑल्सो सेटिस्फाई इन दिस प्लेन। तो मैंने कहा 2, -1, -3 इस प्लेन पे सेटिस्फाई कराओ। तो जब आप 2, -1, -3 जब सेटिस्फाई कराओगे तो P और Q में एक इक्वेशन मिल जाएगी, 2P + Q = 8। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज और, जो लाइन है वो हमारे प्लेन के पैरेलल है। दिस इज अवर प्लेन, दिस इज अवर लाइन, इसी के ऊपर लाई कर रही है ना। तो जो लाइन होगी वो प्लेन के पैरेलल होगी, यानी कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 0 के बराबर। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3, -2, -1। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? P, -Q और 1। तो मैंने कहा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। P × 3 विल बी 3P, -Q × -2 विल बी +2Q, और उसके बाद 1 × -1 विल बी -1, दैट विल बी इक्वल्स 0 ऑल्सो। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। सो आप देख सकते हैं P और Q में एक और इक्वेशन मिल चुकी है, एक इक्वेशन यहां मिली थी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो P और Q की वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो P की वैल्यू हो जाएगी 15 और Q की वैल्यू हो जाएगी -22। तो P और Q की वैल्यू अगर हम लोग प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी इजीली। अभी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आई है हमें क्या बताना था? इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने कहा 0, 0, 0 से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ व्हाट? 0 -0 + 0 -5, -5 का मॉड विल बी 5 अपॉन √15 का स्क्वायर + 22 का स्क्वायर प्लस z यानी कि 1 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर का सब सारे स्क्वायर्स का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √710 के बराबर, और ऊपर आपका क्या है? 5। तो मैंने कहा √710 से हम लोग कुछ बाहर ला सकते हैं। अगर देखें ध्यान से तो आप इसको देख सकते हैं कि इससे हम लोग बाहर ला सकते हैं 25। जब 25 बाहर लेकर आएंगे तो बाहर आके हो जाएगा 5 और अंदर बचेगा आपका 142। सो बेसिकली या फिर आप इसको अंडर रूट के अंदर ले जाओ 5 को, या फिर आप 710 से 25 बाहर ले आओ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5/142 के बराबर, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन बी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स की इक्वेशन गिवन है, एक ये और एक ये, ठीक है, और उसी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है आपको याद दिला दूं, दैट ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब हमें बताना क्या इस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में हमें सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द ओरिजिन। सो कैसे बताएंगे? देखिए, हियर आर द ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए, तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर गिवन है वो है 7/3, 7/3। ये हमारी लाइन एक गिवन है, इसको मैंने मान लिया L1, दूसरी वाली लाइन को मैंने मान लिया L2। अब देखिए, मैंने मान लिया दिस इज लाइन अवर L1 एंड दिस इज L2। मैंने कहा L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मैंने मान लिया A। अब जब आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा 1,1। x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 1। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है दैट विल बी इक्वल्स टू 1,1। अब देखिए, मैंने कहा जो हमारा B है, जब मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यानी जब इससे मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा AC पे, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने मान लिया D के बराबर। और जब मैं C से AB पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने मान लिया E के बराबर। आप एक बात बताइए, पॉइंट बी हमारा किस लाइन पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लेता हूं, अल्फा हमारा मैंने मान लिया कोई रियल नंबर, मतलब जनरल कोऑर्डिनेट में अगर x की यहाँ पे अल्फा लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2α - 1। सिमिलरली जो हमारा पॉइंट C है दैट इज लाइन ऑन दिस लाइन, तो अगर मैं इसमें y कोऑर्डिनेट बीटा मानता हूं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा हो जाएगी 2β - 1। तो ये हो गया हमारा C का कोऑर्डिनेट, C का जनरल कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ बीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर BD परपेंडिकुलर है AC पे, तो मैंने कहा BD और AC के जो स्लोप का प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू -1। स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BD विल बी इक्वल्स टू -1। AC की स्लोप की बात करें तो AC की स्लोप हो जाएगी हमारी यहां से 1/2 के बराबर। यू कैन सी इसकी स्लोप हो जाएगी 1/2। और जो इसकी स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आप देखिए, इस पॉइंट, इस लाइन पे जो दो पॉइंट्स है वो क्या है? एक आपका B है और एक आपका H है, बिकॉज H इज ऑल्सो लाइंग इन दिस लाइन BD, और जो H है वो आपका CE लाइन पे भी लाई करेगा। तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों B और H के बीच में स्लोप निकालूं तो वो क्या हो जाएगी? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 7/3 - 2α - 1 अपॉन 7/3 - अल्फा। इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट आ जाएगा -1 के बराबर। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इजीली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी तो यहां से B कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा। आप सिमिलरली क्या करेंगे? आप देखिए, CE और AB की जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो भी क्या होना चाहिए? -1, क्योंकि जो CE है दैट इज ऑल्टीट्यूड ऑन AB। तो मैंने कहा जो AB की स्लोप है दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज 2। इसकी स्लोप हो जाएगी आपकी 2, तो इसकी स्लोप 2 हो गई। और अगर मैं बात करता हूं EC की स्लोप की, तो EC की स्लोप कैसे निकालेंगे? आप देखिए, जो EC लाइन है उस पे हमारा H लाई कर रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी भी स्लोप इजीली निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके।
तो 7/3 माइनस बीटा अपॉन 7/3 माइनस 2 बीटा माइनस माइनस विल बिकम +1 इंटू 2 बिकॉज दिस इज द स्लोप ऑफ ए बी। ये किसके बराबर होना चाहिए? -2 के बराबर। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से बीटा की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी 2 के बराबर। सो अल्फा की वैल्यू 2 आई है, बीटा की वैल्यू 2 आई है, तो मैंने कहा अल्फा की वैल्यू अगर 2 आई है तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 2,3। और अगर मैं बीटा पॉइंट सी में सब्स्टिट्यूट करता हूं, पॉइंट सी में जब बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सी के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 3,2। तो दैट विल बी 3,2। अब ए बी और सी हमारे तीनों वर्टिसेस आ गए ट्राइंगल के। हमें बताना क्या था? सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सेंट्रॉइड पहले निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 + x2 + x3/3, यानी कि 1 + 2 + 3/3, और y1 + y2 + y3/3, तो 1 + 3 + 2/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 2,2 के फॉर्म में। सो दिस इज द सेंट्रॉइड। अब इसका डिस्टेंस किससे निकालना है? ओरिजिन से। तो दैट विल बी √2² + 2², दैट इज इक्वल्स टू 2√2। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड द ओरिजिन विल बी 2√2 यूनिट्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो Q है दैट इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P 1,2,1 विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। इस प्लेन के अबाउट जो Q है वो P की इमेज है, और कह रहा है जो पॉइंट T है, T एक ऐसा प्लेन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट Q से और वो कंटेन कर रहा है इस पूरी लाइन को। तो कह रहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन T। तो बेसिकली जो आपका T प्लेन है वो आपका पॉइंट Q से पास कर रहा है और वो प्लेन अपने अंदर एक लाइन को कंटेन कर रहा है। लाइन इज दिस R = -k प्लस लैम्डा टाइम्स I + j + 2k कैप। सो आप एक ध्यान से देखिए बात कि अगर प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो मैंने कहा ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पे हमारा प्लेन भी हमारा पास होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये लाइन हमारी किस पॉइंट से पास कर रही है? -k से, जिसको मैं लिख सकता हूं 0,0,-1। दिस इज द पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, इसको मैं मानता हूं पॉइंट R, ठीक। पॉइंट Q इस पॉइंट P की इमेज गिवन है इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स की, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए P की जो इमेज है इस प्लेन पे वो हमारी गिवन आ जाएगी 3,6,5 के फॉर्म में। देखिए कैसे आएगी मैं बता देता हूं। लेट अस सपोज ये हमारा प्लेन है, ठीक है, दिस इज पॉइंट P, और इसकी जो मिरर इमेज है जस्ट इसके अपोजिट होगी प्लेन के, ये हो जाएगी हमारी Q। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं अल्फा, बीटा और गामा। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को गिवन है, P के क्या गिवन है? 1,2,1। ये जो प्लेन है हमारा इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है नॉर्मल के? इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 1,2,2। तो मैंने कहा इस प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, मैंने कहा अगर PQ के डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं मैं, अगर P और Q को मैं ज्वाइन करता हूं तो PQ एक लाइन हो जाएगी। और अगर मैं P और Q के डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं, PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं, तो दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, दैट विल बी 1,2,2। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होगा 1,2,2 एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो मैंने कहा मैं इस लाइन की इक्वेशन PQ वेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता हूं इजीली। देखिए कैसे, दैट विल बी x - 1/1 इक्वल्स टू y - 2/2 इक्वल्स टू z - 1/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। ये PQ की इक्वेशन हो जाएगी। अब इसकी हेल्प से Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जनरल पॉइंट निकालूंगा k के बराबर लेट करके। तो जो जनरल पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो जो जनरल पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी k + 1, 2k + 2, 2k + 1। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा इन दोनों का P और Q का जो मिड पॉइंट होगा M, दैट विल लाई इन अवर प्लेन। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल लाई इन अवर प्लेन। तो मैंने कहा जो इस लाइन का जनरल पॉइंट है, इस लाइन का जो जनरल पॉइंट आया है, मैंने कहा वो प्लेन पे लाई करना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को यहां से मिल जाएगा। तो इस लाइन का जो जनरल पॉइंट है वो ये जो आया है, अगर मैं उसको प्लेन पे सेटिस्फाई कराऊंगा तो मैंने कहा मुझे यहां से P और Q का मिड पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि यही जो मिड पॉइंट है वही तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन और दिस प्लेन है। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस प्लेन पे सेटिस्फाई कराता हूं तो हमें वो पॉइंट मिलेगा जो P और Q का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए इस पूरे पॉइंट को इस प्लेन पे सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा? k + 1 प्लस 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स 2k + 2, 2 टाइम्स 2k + 2 प्लस 2z की जगह पे हो जाएगा 2 टाइम्स 2k + 1, 2 टाइम्स 2k + 1 इक्वल्स टू 16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब जैसे ही k की वैल्यू 1 आएगी तो यहां से हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? दैट विल बी 2, 4, 3। तो 2, 4, 3, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। अब मैंने कहा अगर m मिड पॉइंट था
पी और क्यू का, तो मिड पॉइंट थ्योरम से अल्फा बीटा गामा आ सकता है, इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो वहां से जो पॉइंट क्यू आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3, 6, 5। काफी लंबा प्रोसीजर था, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया इसको। अब आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन टी की बात करते हैं। तो जो प्लेन टी था वो आपका पॉइंट क्यू से पास कर रहा था, और वो प्लेन, ये जो प्लेन है आपका, ये अपनी एक लाइन को कंटेन कर रहा था जो पास हो रही थी 0,0,-1 से। मैंने पीछे बताया था, तो मैंने कहा 0,0,-1 से भी ये प्लेन पास हो रहा है, और 3,6,5 से भी ये प्लेन पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी व्हाट, x - 0, y - 0, z - 0, सॉरी z -+1, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है कि मॉडुलस ऑफ x - x1, y - y1 और z - z1। अब ये वो पॉइंट है 0,0,-1 जिससे प्लेन पास हो रहा है, ये वाला। और उसके बाद अब मैंने कहा Q, और इसको मैंने क्या बताया था, मैंने पॉइंट R बताया था। मैंने कहा QR का जो डायरेक्शन रेशियो है वो निकाल लेते हैं, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 3,6,6, तो वो यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे वो भी तो उस पर लाई करेंगे। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या थे, आप ध्यान से देखिए, पीछे जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, I + J + 2 के, यानी 1,1,2। तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी लाई करेंगे। तो 1,1,2 भी हमारे प्लेन की इक्वेशन में आएंगे, और इस डिटर्मिनेंट को कर देंगे 0 के बराबर, जैसा कि बेसिकली हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, तो इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 2x - z = 1। सो जैसे ही 2x - z = 1 इक्वेशन आ जाएगी, अब हमें बताना क्या था, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लाइक कर रहे हैं। तो जो हमारे ऑप्शंस गिवन थे उसमें हम लोग को क्या करना था, हिट एंड ट्राई करना था अपने प्लेन में सब्स्टिट्यूट करके। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 2x - z = 1। अब मैंने कहा आप एक काम करो, हिट एंड ट्रायल करो। चारों ऑप्शंस को जब आप हिट एंड ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा दैट ऑप्शन बी विल बी सेटिस्फाइंग इन दिस प्लेन। सो इस हिसाब से आप देख सकते हैं बी, पॉइंट बी इज सेटिस्फाइंग, जो ऑप्शन बी है दैट इज सेटिस्फाइंग इन अवर प्लेन टी। इस हिसाब से अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है, जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ए, बी और सी के फॉर्म में। आप देखिए जो हमारा वेक्टर बी है उसमें हमारा एक अननोन कांस्टेंट है अल्फा, जो कि एक रियल नंबर है। अब कह रहा है अगर अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ए बी सी हमारे नॉन कोलिनियर हैं, तो कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन बताइए इन ट्रायंगल ए बी सी थ्रू ए। तो अल्फा कह रहा है अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए बी सी हमारे नॉन कोलिनियर है, ध्यान समझिएगा, एबीसी हमारे नॉन कोलिनियर है, तो कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन बताइए इन ट्रायंगल एबीसी थ्रू ए। मतलब ए वर्टेक्स ए से जो आप मीडियन ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ बताइए क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कहा अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल अगर बना रहे हैं अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए, समझिएगा, तो मैंने कहा काम करते हैं एक बार ए बी और ए सी को पैरेलल बना देते हैं। देखिए ए बी और ए सी को पैरेलल बनाएंगे, तो जब ए बी और ए सी को पैरेलल बनाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा। तो जो हमारा ए बी ये हो जाएगा, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, दैट विल बी 2 अल्फा -4 और 4 - 3 यानी कि 1। तो 2 - 1 विल बी 1, अल्फा -4 और 1। तो ए बी के जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हो जाएंगे आपके 1 अल्फा -4 और 1। और अगर मैं बात करता हूं ए सी की, तो ए सी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 - 1 विल बी 2, -2 - 4 विल बी -6 और 5 - 3 विल बी 2। तो 2 - 6 और -2, सॉरी 2 - 6 और 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एसी। अब मैंने कहा अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, जिसके लिए ये तीनों कैसे हो जाए, नॉन कोलिनियर। तो मैंने कहा नॉन कोलिनियर छोड़ो, पहले कोलिनियर बना के देखते हैं कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए कोलिनियर हो रहे हैं। तो अगर मैं ए बी और ए सी को पैरेलल कर दूं तो ए बी और ए सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालें, तो मैंने कहा उनका जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी इक्वल ऑलवेज, क्योंकि अगर ए बी और ए सी पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो वहां से रिलेशन मिल जाएगा 1/2 विल बी इक्वल्स टू अल्फा -4 बाय -6 इक्वल्स टू 1/2। जब इन दोनों को या फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब अल्फा की वैल्यू 1 आने पे एबीसी कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर, है ना। लेकिन हमें एबीसी को कैसा बनाना है, नॉन कोलिनियर। तो अल्फा की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताइए जिसके लिए एबीसी नॉन कोलिनियर हो जाए। तो मैंने कहा अल्फा की वैल्यू 1 आने पे कोलिनियर हो रहे थे। अब नेक्स्ट जो हमारा इंटीजर होगा, मतलब 1 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, जिसकी वजह से एबीसी हमारे कैसे हो जाए, नॉन कोलिनियर। मैंने कहा अल्फा इक्वल्स टू 2 पे हमारे जो एबीसी होंगे वो कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा था, 1 पे एबीसी हमारे हो रहे थे कोलिनियर। तो इसका मतलब 1 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर होगा पॉजिटिव वाला, उस पे एबीसी क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है हमारा अल्फा इक्वल्स टू 2, जिसके लिए हमारे एबीसी कैसे होगा, नॉन कोलिनियर। तो मैंने कहा जो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 2, 2, 4 और 3, -2, 5। ध्यान से देखिए
2,4, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू 2 पे हमारे नॉन कोलिनियर हो रहे हैं ना, तो 2,2,4 बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -2,5। तो देखिए अब ये होगा बी के कोऑर्डिनेट्स और ये होगा सी के कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से देखिए, जो हमारा ट्राइंगल एबीसी बन रहा था वो ए था, ये रहा बी और ये रहा सी। मीडियन की लेंथ बतानी थी थ्रू ए, तो जब मैं ए से मीडियन ड्रॉ करता हूं बीसी पे, तो मैंने मान लिया दैट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम। अब पॉइंट एम होता क्या है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, तो मैंने कहा बी और सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी व्हाट 5/2, 0, 9/2। तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को तो ऑलरेडी गिवन थे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1, 4, 3, तो मैंने कहा जो ए के कोऑर्डिनेट्स दैट आर 1, 4, 3 और एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5/2, 0, 9/2। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी √9/4 + 16 + 9/4, दैट विल बी इक्वल्स टू √82/2। इस हिसाब से आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक ऐसे रिलेशन की जो कि आपका इस सेट से इस सेट की तरफ मूव कर रहा है। इसको मान लेता हूं सेट ए, इसको मान लेता हूं सेट बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी एक ऐसे रिलेशन की बतानी है जो सेट ए टू सेट बी मूव कर रहा है, सच दैट दिस रिलेशन इज बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो हमें उस रिलेशन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो हियर आर दी ऑप्शंस। कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए आगे, दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, y, y और y, x, ये चारों हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए ए क्रॉस बी में। अब ए क्रॉस बी में हमारे कितने आ गए ऑर्डर पेयर्स, 4 आ गए। अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो दैट विल बी 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस एक तरह से, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि। अब बात करते हैं उन रिलेशंस की जो सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो। तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें वो सारे रिलेशंस बनाने हैं जो हमारे सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो मैंने कहा सबसे पहला जो हमारा रिलेशन होगा दैट विल बी फाई हमारा सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। उसके बाद अगर मैं सिंगल ऑर्डर्ड पेयर वाले की बात करता हूं तो मैंने कहा x, और y, ये आपका जो रिलेशन अलग है, ये हमारा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और ये वाले रिलेशन की बात करें तो ये वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं डबल ऑर्डर पेयर वाले की, तो x, और y, ये एक रिलेशन जो होगा दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सारे की, अगर मैं पूरे a क्रॉस b की बात करता हूं, अगर मैं पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो मैंने कहा ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऐसे कितने रिलेशंस बन रहे हैं जो सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं, तो देयर आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए 5, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने थे, यानी कि सैंपल स्पेस क्या था 16। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/16। सो इस हिसाब से आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बतानी है बिलोंगिंग नेचुरल नंबर सच दैट द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा इज अ नेचुरल नंबर। मतलब इन पूरे डेटा का जो वेरिएंस होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो उसकी हेल्प से हम लोग को बताना है ए की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंस से पहले मीन की, क्योंकि वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें मीन का भी यूज होता है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्स बार यानी कि मीन। मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब आप इनका सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर। सो आवर मीन इज 13। उसके बाद बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर। xi इज व्हाट, xi इज द डेटा। तो सिग्मा xi स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इन सारे डेटास के स्क्वायर का सम है ना। तो इन सारे डेटास का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 49 + 144 + a स्क्वायर + 43 माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस सिग्मा xi बाय n। सिग्मा xi बाय n क्या हो जाएगा, सिग्मा xi बाय n एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज द मीन। तो मीन की वैल्यू क्या आई थी 13, तो -13 स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कराएंगे। और ये जो आपका पूरा वेरिएंस है ये कैसा है, ये आपका एक नेचुरल नंबर गिवन था। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें 13 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 स्क्वायर इंटू 5, और ऊपर जब आपका सम करेंगे तो ऊपर आपका a में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी 2a स्क्वायर माइनस a + 1 अपॉन 5,
जो कि कैसी हो जाएगी, नेचुरल नंबर। तो मैंने मान लिया जो आपका नंबर है आपका किसके बराबर हो जाएगा, किसी एक n के बराबर, वेयर n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। तो जब ये 5 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा और 5n उधर जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं आपकी जो a में क्वाड्रेटिक बनी है उसमें n भी आपका आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, मैंने कहा इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, जो a की वैल्यूज आएंगी वो कैसी होनी चाहिए, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए ना। तो अगर वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालेंगे तो दैट विल बी -1 का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 40n -7 के बराबर। अब n क्या है हमारा, n हमारा नेचुरल नंबर है। मैंने कहा जब n हमारा 40 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसके यूनिट प्लेस में आ जाएगा 3। तो d के अगर यूनिट प्लेस में हमारा 3 आ रहा है तो आप एक बात बताओ, क्या कोई नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस में 3 हो और वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप ऑब्जर्व करके देख लेना, कभी भी आप इसको ट्राई करके देख लो, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 3 हो, क्या वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब भी आप रूट्स निकालोगे तो जो d आएगा वो अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, यानी कि वो इर्रेशनल होगा। तो इसका मतलब है a की किसी भी वैल्यू के लिए हमको इस इक्वेशन के एक भी इंटीग्रल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से a की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से हमें इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स मिले। सो a इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में मैं बताया है जो एक पोल है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर का दैट इज 60 डिग्री, और उसी पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसी टावर के टॉप का दैट इज 30 डिग्री। तो कह रहा हाइट ऑफ द टावर बताइए क्या हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। क्लास 9-10 में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, जेई मेंस में आ रहा है तो आपका समझ लो फ्री के मार्क्स हैं ये, तो आराम से आप कर सकते हो। हियर आर दी ऑप्शंस, डायग्राम समझोगे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, डायग्राम में क्या बताया था, एक पोल है आपका 20 मीटर्स का, ठीक है, उसके सामने एक टावर है। पोल के बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो आपका गिवन है 60 डिग्री, और उसी पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। अब हमें बताना क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने मान लिया लेट द हाइट ऑफ द टावर CD इज h। अब अगर ये h हाइट है और ये 20 थी, तो मैंने कहा इसके पैरेलली अगर हम लोग इसके मतलब हॉरिजॉन्टल के एकदम पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो मैंने कहा जो AB है दैट विल बी इक्वल टू MC। तो अगर ये MC आपका 20 है तो मैंने कहा ये टोटल हाइट में ये जो ये वाली बची वाली हाइट है दैट विल बी h माइनस 20। नाउ यू कैन सी यहां से दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है DCA, एक बन रहा है DMB। अब ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ द टावर क्या मानी, h के बराबर। अब ट्राइंगल DCA की बात करते हैं। ट्राइंगल DCA, इसमें अगर हम लोग tan थीटा का रेशियो लगाते हैं तो tan 60 विल बी इक्वल टू व्हाट, h अपॉन y। तो tan 60 विल बी इक्वल टू h अपॉन y। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू √3 है, तो मैंने कहा यहां से y की वैल्यू आ जाएगी h बाय √3 के बराबर। मतलब y में हमने क्या करा, y और h में एक रिलेशन बनाया, इसको माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली DMB ट्राइंगल, DMB ट्राइंगल जो हमारा होगा उसमें भी क्या करेंगे, tan थीटा का रेशियो लगाएंगे। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h माइनस 20 अपॉन y के बराबर। मैंने मान लिया लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द टावर इज y यूनिट्स। तो ये हो जाएगा आपका y लेंथ, ये है आपकी h लेंथ। तो tan 60 आपका h अपॉन y हो गया था, और tan 30 हो जाएगा आपका h माइनस 20 अपॉन y। तो यहां से पता लगेगा दैट tan 30 इक्वल्स टू h माइनस 20 अपॉन y। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो जब ये y उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो h माइनस 20 की वैल्यू हो जाएगी y/√3 के बराबर। अब क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला रिलेशन हमारा काम आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आती है, h/√3। मैंने कहा डायरेक्टली यहां से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा h अपॉन √3 इंटू √3। तो दैट विल बी h/3। तो h/3 की वैल्यू आ रही है 20 माइनस h के बराबर। 3 जब उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 3h माइनस 60, इधर बचेगा h। तो यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद h की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। सो द हाइट ऑफ दिस टावर इज 30 मीटर्स। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें निगेशन बताना है इस स्टेटमेंट का। सो हियर आर दी ऑप्शंस। अच्छा, निगेशन बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल होता है, उसके बारे में बात करता हूं। अगर आपको याद हो, इफ P देन Q, ये जो आपका स्टेटमेंट होता है तो ये आपका इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q के। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं इफ P देन Q के फॉर्म में रिलेशन हमारा गिवन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P, यानी कि निगेशन ऑफ दिस होल यूनियन, ये पूरा। अब ध्यान से देखिए आगे,
तो जो ये हमारा रिलेशन है, मैंने आपको क्या बताया, इफ P देन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q, तो ये रिलेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा निगेशन ऑफ दिस और दिस। अब क्या करते हैं, हमें इस स्टेटमेंट का निगेशन बताना था, तो इस पूरे पे क्या करते हैं, निगेशन लेते हैं। तो निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ R और P, तो जब निगेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो निगेशन से निगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका P और Q। ये जो आपका और है ये आपका एंड में कन्वर्ट हो जाएगा निगेशन की वजह से, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ R और P। तो ये आपका P और Q तो वैसे ही रहेगा, एंड अब जब ये वाला निगेशन साइन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ R, दैट विल बी R, और आपका कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P। आप कुछ नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक बार P और Q एंड के साथ इंटरसेक्शन करेगा, एंड R के साथ लेगा, उसके बाद एक बार हो जाएगा एंड P और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो अगर मैं इस वाले रिलेशन की बात करता हूं, इस वाले स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो मैंने कहा P और Q एंड निगेशन ऑफ P विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P, दैट विल बी, दिस स्टेटमेंट विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P। इधर क्या रहेगा हमारा, P और Q एंड R। अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट की बात करता हूं, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करता हूं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो आपका ये स्टेटमेंट है, दैट विल रिप्रेजेंट दिस एरिया। आप ध्यान से देखिए, जो वेन डायग्राम हमारा बन रहा है उसमें P ये रहा, Q ये रहा और R ये रहा। अब हमें क्या बताना है, P और Q एंड R। P और Q का मतलब क्या हो जाएगा, P और Q का मतलब हो जाएगा ये पूरा वाला रीजन, ये वाला रीजन पूरा और ये पूरा रीजन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एंड R के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा एरिया हमारा कॉमन आएगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट भी कॉमन आ जाएगा। मतलब बचेगा क्या, ये वाला रिमूव कर देंगे इन दोनों को, बचेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा पार्ट बच रहा है। ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, बचेगा ये और ये, R के साथ कॉमन लेने के बाद। उसके बाद क्या लेना है, एंड लेना निगेशन ऑफ P। तो एंड निगेशन ऑफ P अगर लेना है तो मैंने कहा यहां से निगेशन ऑफ P यानी कि P नहीं लेना आएगा, तो ये वाला एरिया हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ये वाला रीजन रिमूव कर देंगे, तो बचेगा कौन सा, ये वाला रीजन। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना पार्ट। आप ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ ये वाला रीजन कवर कर रहा है जो Q और R में सिर्फ कॉमन आया है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, तो जो हमारे ऑप्शंस गिवन थे उससे हम लोग मैच करते हैं कौन सा एरिया हमारा उसके साथ सेम आ रहा है, जो हमारा आंसर आया है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में गिवन है P एंड नॉट Q एंड R। P लेना है, R लेना है, Q नहीं लेना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं P लेना है, R लेना और Q नहीं लेना, तो वो ये वाला रीजन हो जाएगा, दैट इज नॉट सिमिलर विद आवर आंसर। हमारा जो आंसर आया है उसका वेन डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके बना लें तो वो कौन सा रीजन था, ये वाला रीजन था, वेयर दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो ये वाला रीजन इससे सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी की। क्या गिवन है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R, यानी P नहीं लेना है, Q नहीं लेना है, सिर्फ R लेना है, तो वो ये वाला रीजन बाउंड होगा। तो ये वाला रीजन जो हमारा शेड हो रहा है ये रीजन हमारा कवर होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, विच इज ऑल्सो नॉट सिमिलर टू आवर आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या है, P नहीं लेना है, Q और R लेना है। तो P नहीं लेना है, Q और R लेना, तो बेसिकली वो ये वाला रीजन हो जाएगा विच इज सिमिलर विद आवर आंसर। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें n गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एक इंटीजर है n, और n जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 जो है ये 64a के बराबर गिवन है, और 6 की पावर n माइनस 5n माइनस 1 गिवन है 25b के बराबर। तो कह रहा है a माइनस b की वैल्यू बताइए। सो हियर आर दी ऑप्शंस, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऑप्शंस आपके गिवन है आप देख सकते हैं बाइनोमियल के फॉर्म में गिवन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में गिवन है, और होने भी चाहिए। आप देखिए इस टाइप का कोई भी पार्ट आपको दिख जाए 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1, तो आप ये समझ लो यहाँ पे बाइनोमियल का यूज होना है। अब 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 8 की होल पावर n। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें एक टर्म आएगा 1 और एक टर्म आएगा 8n के फॉर्म में, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये केस होगा, 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 की होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में एक टर्म आएगा 1 और एक टर्म आएगा 5n, जो आगे वाले 5n और 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, तो ये वाला पार्ट 64a के बराबर गिवन है। मैंने कहा जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे 1 प्लस 8 की पावर n, तो ध्यान से देखिएगा, और जो a है वो क्या हो जाएगा 64, इसको डिवाइड कर देगा, इस पूरा एक्सप्रेशन को 64 डिवाइड करेगा, उधर सिर्फ a बचेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 प्लस 8 की पावर n का जो एक्सपेंशन होगा दैट विल बी व्हाट, c0 प्लस c1 8 प्लस c2 8 स्क्वायर एंड सो ऑन cn 8 की पावर n। आगे क्या है आपका माइनस 8n माइनस 1। मैंने कहा 8n से 8n आपका चला जाएगा, c0 से 1 चला जाएगा, क्योंकि c1 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8n के बराबर, nc1 की वैल्यू क्या होती है n,
है ना। तो a10 से a10 गया, 1 से 1 गया, बचा क्या, ये पूरा पार्ट। अब ये पूरे पार्ट में आप मिनिमम 8 की कितनी पावर बाहर ले सकते होगे, 8 स्क्वायर बाहर ले सकते हो। 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 64। तो 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां बचेगा सिर्फ NC2, आगे बचेगा NC3 इंटू 8 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं जो a की वैल्यू वो आ जाएगी NC2 प्लस NC3 NC4 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, सेम जैसे यहां पे केस किया था वैसे यहां पे होगा। आप कुछ नहीं करो, आप 6 की पावर n को क्या लिख सकते होगे, 1 प्लस 5 की होल पावर n, जैसा मैंने बताया था पीछे, -5 n -1 है, 25 को इधर डिवाइड करा देते हैं। तो बेसिकली इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 की होल पावर n का जो एक्सपेंशन है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू C0 प्लस C1 इंटू 5 प्लस C2 इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा, Cn इंटू 5 की पावर n, आगे आपका -5n और -1, 5n से ये आपका चला जाएगा, C0 से 1 चला जाएगा, बचेगा इतना पार्ट। इस पूरे पार्ट से मिनिमम 5 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं जो कि आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, a माइनस बी की। तो जब आप a माइनस बी करेंगे तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी करने की वजह से NC2 से NC2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। NC3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 8 माइनस 5, NC4 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और बताया गया एक वेक्टर c है सच दैट a प्लस बी क्रॉस c इज इक्वल टू 0, और कह रहा b डॉट c की वैल्यू है 5 के बराबर। तो कह रहा वैल्यू बताइए 3 टाइम्स c डॉट a की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो वेक्टर a और वेक्टर b गिवन है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए तो ये रहा अपना वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b, a डॉट b की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है, a डॉट b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी a प्लस बी क्रॉस c इक्वल्स टू 0, तो मैंने कहा a की जो वैल्यू है वेक्टर a जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस c। आप एक बात बताइए, अगर a वेक्टर माइनस बी क्रॉस c के बराबर है तो यहां से पता लगेगा दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। क्यों, क्योंकि b क्रॉस c एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि b और c के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और अगर वो a के बराबर है, अगर ये वेक्टर a के बराबर है, इसका मतलब a जो होगा वो b और c के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, विच मींस a विल बी परपेंडिकुलर टू b एज वेल एज a विल बी परपेंडिकुलर टू c ऑल्सो। अब मुझे वैल्यू बतानी थी a डॉट c की, लेकिन अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो अपना डेटा गिवन था क्वेश्चन में उसमें a डॉट b आ रहा था 2 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें जो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन थी वहां से पता चलता है दैट a विल बी परपेंडिकुलर टू b। तो अगर a परपेंडिकुलर है b को तो यहां से पता लगेगा दैट a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू 0, a डॉट b आपका 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा a डॉट b आपका 0 के बराबर हो रहा है, और यहाँ पे a डॉट b आपका 2 के बराबर हो रहा है, तो मैंने कहा यहाँ से तो डेटा ही हमारा मिस कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का डेटा गलत था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोनस पॉइंट। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन सबको मिलेगा बोनस पॉइंट इस क्वेश्चन में, तो इसमें जितने भी मार्क्स होंगे आपके फ्री के हो जाएंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया दैट y इक्वल्स टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद y2 इक्वल्स टू दिस एंड y3 इक्वल्स टू दिस। आप देख सकते हैं y3 में अल्फा और बीटा दो अननोन कांस्टेंट है। हमें वैल्यू किसकी बतानी, हमें वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से x माइनस 1 डिवाइड करा दूं तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यू कैन सी ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इजीली निकाल सकते हैं e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x माइनस 1 dx, जो y के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं e की पावर पे। तो 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x को लिख सकते हैं 2x माइनस 2 प्लस 2 बाय x माइनस 1। तो एक बार 2x माइनस 2 के नीचे जब x माइनस 1 जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, और एक बार जब 2 के नीचे जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो 2 का हो जाएगा 2x और 2 बाय x माइनस 1 का हो जाएगा 2 टाइम्स ln मॉड ऑफ x माइनस 1। सो बेसिकली जो 2 है वो x माइनस 1 की पावर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस वाले पूरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकते हैं आप e की पावर 2x इंटू e की पावर ln x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ln से ये बेस e कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर 2x इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है,
बेसिकली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस फंक्शन। तो आप देख सकते हैं 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये रहा, जिसमें x-1 के होल स्क्वायर से x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे ही रहेगा, इधर बचेगा e की पावर 2x ओनली। e की पावर 2x का इंटीग्रल विल बी व्हाट, e की पावर 2x/2 प्लस c। ठीक है, अब c हमारा अननोन कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हमें एक चीज गिवन होगी, क्या, हम लोग गिवन था y2 की वैल्यू 1 प्लस e की पावर 4/2 e की पावर 4, यानी कि x इक्वल्स टू 2 रखने पे y की वैल्यू ये आएगी। तो मैंने कहा x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा इस तरफ e की पावर 4/2, e की पावर 4/2। इधर की बात करें, इधर हो जाएगा e की पावर 4, और y, अब ये देखिए 2 - 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस e की पावर 4/2 e की पावर 4। सो आप देख सकते हैं e की पावर 4 से ये e की पावर 4 जाएगा, जब ये e की पावर 4/2 इस तरफ आएगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। सो यहाँ से हमें c की वैल्यू निकल चुकी है, तो c की वैल्यू अगर आ गई है तो जो हमारा कर्व है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, y इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 2x इक्वल्स टू e की पावर 2x/2 प्लस 1/2, यानी कि e की पावर 2x प्लस 1/2 कर सकते हैं इसको इजीली। अब y3 की वैल्यू गिवन थी e की पावर अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू e की पावर अल्फा। तो मैंने कहा काम करते हैं, x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब x की जगह पे 3 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। 3 रखने पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 रखने पे y की वैल्यू आ रही है e की पावर अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू e की पावर अल्फा। तो 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू e की पावर अल्फा। 3 - 1 का होल स्क्वायर विल बी 4, e की पावर 2 इंटू 3 विल बी e की पावर 6। उस तरफ क्या हो जाएगा, e की पावर 2 इंटू 3 यानी e की पावर 6 प्लस 1/2। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको e की पावर 6 इंटू 4 नीचे जाके मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे तो उस तरफ हो जाएगा e की पावर 6 प्लस 1/8 e की पावर 6, और इधर आपका क्या बचेगा, e की पावर अल्फा प्लस 1/बीटा e की पावर अल्फा। जब आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे वैल्यूज को तो यहां से बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 8 के बराबर और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 6 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 6 एंड बीटा इज 8, और हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, अल्फा प्लस बीटा की, दैट विल बी इक्वल्स टू 14। सो आवर आंसर इज 14। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 सीक्वेंस गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है अप टू 78 टर्म्स और एक सीक्वेंस गिवन है अप टू 59 टर्म्स। अब कह रहा है बताइए सम ऑफ द कॉमन टर्म्स टू बोथ द सीरीज। तो जितने भी टर्म्स हमारे कॉमन आएंगे इन दोनों सीरीज में उन सब का सम बताना आएगा। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इसमें कितने टर्म्स कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये जो हमारी सीरीज गिवन है इसमें आप ध्यान से देखें तो इसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 में मान लेता हूं ये है 3 के बराबर। इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस है आपका 4। यू कैन सी 9 - 5 विल बी इक्वल्स टू 4। तो D2 मैंने मान लिया 4। अब अगर आपको याद हो, जब दो सीरीज में, जब दो सीक्वेंस हम लोग कॉमन एपी निकालते हैं तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली द एलसीएम ऑफ बोथ द कॉमन डिफरेंसेस, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 12। इसको मैं मानता हूं D के बराबर। सो जो हमारी कॉमन सीरीज मिलेगी, कॉमन सीक्वेंस जो मिलेगा उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 12 के बराबर। अब हम लोग देख के पता करेंगे पहले तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म कॉमन कौन सा आ रहा है, दैट इज बेसिकली 9 आ रहा है। अब n की वैल्यू पता करेंगे यहां से। मैंने कहा इसका जब आप an निकालेंगे, इसका जब आप an निकालेंगे अप टू 78 टर्म्स तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 234 के बराबर, 234। और जब आप इसका nth टर्म निकालेंगे तो इसके nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी आपकी 237 के बराबर, 237। यू कैन सी दोनों के जो लास्ट टर्म है वो बिल्कुल क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। अब इन दोनों में जो एपी कॉमन मिलेगी, मैंने कहा उसका जो लास्ट टर्म मिलेगा, उसका जो लास्ट टर्म होगा जो an होगा, कैपिटल an में मान लेता हूं, मैंने कहा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 234। क्योंकि अगर ऊपर वाली एपी 234 तक जा रही है और नीचे वाली एपी 237 तक जा रही है तो दोनों में कॉमन तभी मिलेगा जब मैक्सिमम वैल्यू ये अटेन हो जाएगी। मतलब कि दोनों में हम लोग को जो मैक्सिमम टर्म्स कॉमन मिल सकते हैं वो कहां तक मिल सकते हैं, 234 तक, क्योंकि ऊपर वाली जो एपी है वो 234 से आगे तो जा ही नहीं रही है। तो जो हमारा कॉमन एपी होगी उसका जो nth टर्म होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 234। यहां से हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, an का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मैंने कहा आप फर्स्ट टर्म पहले देख के ही पिक करोगे। आप देख सकते हैं 9 इज द फर्स्ट टर्म कॉमन इन बोथ द सीक्वेंस। तो a आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस n-1 इंटू डी हम लोग ने क्या निकाला है 12 के बराबर, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 234। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल्स टू 19 पॉइंट समथिंग। अब n की वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग से छोटी आ रही है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
अब n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर के फॉर्म में होती है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपकी 19 के बराबर। सो द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन बोथ दी सीक्वेंस विल बी 19। तो यहाँ पे गिवन है हमारा टोटल जो टर्म्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 19। सो हमारी जो AP है वो क्या हो जाएगी 9, 21, 33, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है 12। अब A हमारा 9 है, D हमारा 12 है और AN हमारा ये आ गया। तो अब अगर मैं बात करता हूं AN के फॉर्मूला से, तो AN के फॉर्मूला से पता चलेगा दैट AN इज इक्वल टू 9 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 12, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा कॉमन AP का, दैट विल बी 225। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 225 के बराबर, और n की वैल्यू हम लोग 19 अभी निकाल कर आए। अब हमें क्या बताना था, इन सारे कॉमन टर्म्स का सम। तो इन सारे कॉमन टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP लगा देंगे इसी AP का। अब ऐसे होता क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है 9, लास्ट टर्म हम लोग निकाल के आए 225, और n की वैल्यू पता है हम लोग को 19। तो 19/2 इंटू 9 प्लस 225, तो 225 प्लस 9 विल बी 234 इंटू 19/2 करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2223 के बराबर, क्योंकि ये आपका कैंसिल आउट होगा 1, 2 और आपका 127 के फॉर्म में, सॉरी 117 के फॉर्म में। तो 117 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 117 इंटू 19 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रिपल टाइम्स 2 इंटू 3 यानी 2223। सो दिस इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इंटरवल 0 से 10। सो आप देख सकते हैं ये जो आपकी इक्वेशन है इसके एक साइड sin x है और एक साइड cos स्क्वायर x है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफ। अगर आप ग्राफ बना लोगे तो इजीली आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्लियर हो जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स, ठीक है ना। sin x का ग्राफ बनाते हैं, देखिए sin x का ग्राफ सबको आता है, cos स्क्वायर x का ग्राफ भी सबको आता है यार, है ना, ये तो जनरल सी बात है। तो एक बार y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाएंगे और एक बार y इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे दोनों में 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा sin x का ग्राफ, ठीक है, 0 से 10 के लिए। और उसके बाद cos स्क्वायर x जो ग्राफ होगा वो आपका हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि cos स्क्वायर विल बी अ नंबर विच इज पॉजिटिव। तो जो ग्राफ आपका नीचे जाने वाला तो वो आपका ऊपर चलेगा, तो ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का। आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 0 से 10 के बीच में ऐसे 4 पॉइंट्स आएंगे जहां पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 4 बिटवीन द इंटरवल 0 to 10। सो आवर आंसर इज 4। सो इस क्वेश्चन में हमें रियल नंबर a भी गिवन है वेयर a एंड b आर पॉजिटिव, और जो एरिया है बिटवीन दीज टू कर्व्स वो हम लोग गिवन है 30 पाई के बराबर, और जो एरिया है इस कर्व और इस कर्व के बीच में वो हम लोग गिवन है 18 पाई के बराबर। अब कह रहा है वैल्यू बताइए a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस है a यूनिट्स। ये एक एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है आपकी a यूनिट्स और सेमी माइनर एक्सिस है b यूनिट्स। एरिया, इस वाले एरिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका जो एरिया है दिस इज अ सर्कल, और इसकी बात करें तो ये हमारा एलिप्स है जिसकी वैल्यू 18 पाई के बराबर। आप ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेंगे। सबसे पहले इस सर्कल की बात करें, लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब है सर्कल के अंदर का एरिया लेना है। ये हमारा एलिप्स है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब है एलिप्स के बाहर का एरिया लेना है। तो बेसिकली अब सर्कल के अंदर और बाहर, एलिप्स के बाहर का एरिया क्या हो जाएगा कॉमन। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा बड़ा, ये जो ये वाला रीजन है दिस इज सर्कल एंड दिस इज एलिप्स। अब एलिप्स के बाहर और सर्कल के अंदर तो जो आपका एरिया यहाँ पे बाउंडेड है, बेसिकली वो एरिया में गिवन है किसके बराबर, 30 पाई के बराबर। सो बेसिकली मैंने कहा जो आपका एरिया है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एलिप्स। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जिसका रेडियस a यूनिट है, दैट विल बी पाई a स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई इंटू a इंटू b, यानी पाई इंटू सेमी माइनर एक्सिस इंटू सेमी मेजर एक्सिस। तो दैट विल बी इक्वल टू 30 पाई। तो पाई a स्क्वायर माइनस पाई ab की वैल्यू गिवन है 30 पाई के बराबर। पाई 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 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। तो a और b में हमें पहला रिलेशन मिला, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले रीजन के एरिया की। तो जो दूसरा वाला रीजन है वो क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी सर्कल के बाहर का एरिया जिसका रेडियस कितना है b यूनिट्स, और जो एलिप्स है हमारा इसके अंदर का एरिया, ठीक है ना। इस एलिप्स के अंदर का एरिया हम लोग को लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेम एलिप्स है और सर्कल जो है हमारा उसका रेडियस हो जाएगा b यूनिट्स। सर्कल का बाहर और एलिप्स के अंदर वो टोटल आपका ये वाला रीजन हो जाएगा, इधर और इधर। तो मैंने कहा ये जो आपका रीजन आपका बाउंड हो रहा है इन दोनों कर्व्स के बीच में,
दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द एरिया ऑफ एलिप्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और वो किसके बराबर गिवन था, 18 पाई के बराबर। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, पाई ए बी, जो था पहले वैसे ही रहेगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस था बी यूनिट्स। ठीक है, अब ये 18 पाई के बराबर है, पाई पाई और पाई तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हो जाएगी -18 के बराबर। यू कैन सी यहां से बी और ए में एक और रिलेशन मिल गया। अब पहली वाली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, पहली वाली इक्वेशन आई थी हमारी ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 30, और दूसरी वाली में आई है बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू -18। मैंने कहा अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, और ए बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा -2ab, और 30 माइनस 18 विल बी इक्वल टू 12। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी की वैल्यू हमें बतानी थी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 12 के बराबर। सो आवर आंसर इज 12। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस गिवन है एफ और जी, और उन दोनों फंक्शंस के बारे में बताया गया दैट दीज टू फंक्शंस आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल इवन फंक्शंस इन दिस इंटरवल -2 से 2। अब हमें यहाँ पे f1/4 की वैल्यू 0 गिवन है, f1/2 भी 0 गिवन है, f1 की वैल्यू 1 गिवन है, और g3/4 की वैल्यू 0 गिवन है, और g1 की वैल्यू 2 गिवन है। यहाँ पे f और g के बारे में काफी कुछ बताया गया है। तो कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल -2 से 2। तो कह रहा -2 से 2 के बीच में इस इक्वेशन के मिनिमम कितने सॉल्यूशंस होंगे ये बताइए। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में ये डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसका, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है fx इंटू जी डैश एक्स का। यू कैन सी जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको ये पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा काम करते हैं, इस फंक्शन को मान लेते हैं किसी फंक्शन hx के बराबर। देखिए आगे, तो जो hx है वो क्या हो जाएगा, fx इंटू जी डैश एक्स, तो h डैश एक्स क्या हो जाएगा, वही जो हमारी इक्वेशन में एक्सप्रेशन गिवन था वो हो जाएगा। अब fx हमारा क्या है, fx हमें इवन गिवन था, और gx भी हमारा इवन फंक्शन था। अगर fx इवन है तो मैंने कहा f ऑफ x की जो वैल्यू है वो f ऑफ माइनस x के बराबर होनी चाहिए। अब आप बताइए, क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन थी, f ऑफ 1/4 की वैल्यू 0 के बराबर, और f ऑफ 1/2 की वैल्यू भी 0 के बराबर। तो मैंने कहा अगर f ऑफ 1/4 0 है और f ऑफ 1/2 भी 0 है, तो उस हिसाब से f ऑफ माइनस 1/2 भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ माइनस x सेम थे। सिमिलरली f ऑफ माइनस 1/4 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहां से पता चलता है दैट f जो फंक्शन है वो 4 वैल्यूज के लिए 0 के बराबर हो रहा है, विच मीन्स मैं ये बोल सकता हूं दैट फंक्शन fx हैज मिनिमम 4 रूट्स, मतलब fx के पक्के 4 रूट्स तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा आगे जितने भी हों मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दैट fx विल हैव मिनिमम 4 रूट्स। सिमिलरली जो gx है वो हमारा इवन था, तो g ऑफ 3/4 की वैल्यू g ऑफ -3/4 के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो gx है वो आपका 2 वैल्यूज पे 0 के बराबर हो रहा है, विच मीन्स दैट gx मस्ट हैव मिनिमम 2 रूट्स। तो g डैश एक्स का मिनिमम 1 रूट होना चाहिए। भाई अगर किसी फंक्शन के मिनिमम 2 रूट्स होते हैं तो उसके डेरिवेटिव के मिनिमम 1 रूट कम हो जाता है, तो g डैश एक्स इक्वल 0 के मिनिमम 1 रूट होना चाहिए। और जो f डैश एक्स है, f डैश एक्स के अगर fx के 4 मिनिमम रूट्स है, तो मैंने कहा f डैश एक्स मस्ट हैव मिनिमम 3 रूट्स, क्योंकि fx के आपके कितने रूट्स थे, fx के आपके मिनिमम 4 रूट्स थे, तो मैंने कहा f डैश एक्स के मिनिमम 3 रूट्स तो होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, fx कितने रूट्स हो गए, fx के कितने रूट्स थे मिनिमम 4, g डैश एक्स का कितने रूट था, 1 रूट था, है ना, g डैश एक्स का मिनिमम 1 रूट हो गया। तो hx जो था वो क्या था एक्चुअल में, fx इंटू जी डैश एक्स, तो इसके 4 और इसका 1, तो मिनिमम hx के कितने रूट्स हो सकते हैं, मैंने कहा hx के मिनिमम हो सकते हैं 5 रूट्स। तो जो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी, इसके मिनिमम हो जाएंगे 4 रूट्स, बिकॉज दिस इक्वेशन इज द डिफरेंशियल ऑफ hx। तो अगर hx के 5 मिनिमम रूट्स आ रहे हैं तो h डैश एक्स के मैंने कहा मिनिमम हो जाएंगे 4 रूट्स, सो दिस फंक्शन विल हैव मिनिमम 4 रूट्स। तो इस हिसाब से 4 इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें x की पावर -1 और x की पावर -3 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल गिवन है m और n के बराबर रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है अगर r एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट mn स्क्वायर इज इक्वल टू 15cr इंटू 2 की पावर r, तो कह रहा है r की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। r अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह रहा है r की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा जो चीज़ें हमें गिवन है उसकी हेल्प से r निकल सकता है, तो x की पावर -1 का कोफिशिएंट निकालते हैं और x की पावर -3 का कोफिशिएंट निकालते हैं, और उसको बराबर करते हैं m और n के। देखिए तो क्या करेंगे, जो हमारा बाइनोमियल गिवन है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका जनरल टर्म निकालेंगे। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा 15cr 2x की पावर 1/5 की होल पावर 15 - r,
और माइनस एक्स की पावर -1/5 की होल पावर आर। और रही बात इसके -1 की, तो मैंने कहा -1 की पावर आर इसमें मल्टीप्लाई होगा बाहर, तो -1 की पावर आर ये आ गया, 15 CR जैसा था वैसे ही। 2 की पावर की बात करें तो 2 की पावर हो जाएगी 15 - R अलग, और यहाँ से x की पावर हो जाएगी 15 - R/5, और यहाँ से x की पावर मिलेगी -R/5। तो आप देख सकते हैं ये जो x की पावर्स हैं ये दोनों एड अप हो जाएंगी, तो x की टोटल पावर हो जाएगी 15 - 2R/5। बाकी जो हमारा टर्म है वो हमारा कांस्टेंट है। अब हमें बताना क्या था, x की पावर -1 का कोफिशिएंट वो किसके बराबर था, m के बराबर था। तो मैंने कहा x की पावर -1 का अगर आपको कोफिशिएंट निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं x की पावर को -1 के बराबर करके। तो 15 - 2R/5 को जब आप -1 के बराबर करेंगे तो 5 आपका उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 15 - 2R की वैल्यू हो जाएगी -5, और 2R इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, तो 2R की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर, यानी कि R = 10 रखने पे हमें x की पावर -1 का कोफिशिएंट मिलेगा जो कि m के बराबर हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर 10, 15 × 10, 2 की पावर 15 - 10, है ना। और इसकी बात करें तो ये तो हमारा x की पावर -1 हो ही चुका है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो जो हमारा कोफिशिएंट है वो आ जाएगा -1 की पावर 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, 15 × 10 × 2 की पावर 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो यहां से m की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं x की पावर -3 के कोफिशिएंट की। तो x की पावर -3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मैंने कहा x की पावर -3 के कोफिशिएंट के लिए आप इस पावर को, x की जो पावर है उसको -3 के बराबर करो। तो जैसे ही आप इसको -3 के बराबर करेंगे तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर, तो यानी कि r = 15 रखने पे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो -1 की पावर 15, 15 से 15, 2 की पावर 15 - 15, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये n की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या गिवन था, mn² की वैल्यू किसके बराबर गिवन थी, 15 CR और 2 की पावर r के बराबर। तो मैंने कहा mn², m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू तुम्हारी 15C5 × 2 की पावर 5, n की वैल्यू क्या आई है -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +1 के बराबर। नाउ यू कैन सी mn² = 15C5 × 2 की पावर 5। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं 15CR × 2 की पावर r से, देन यू विल गेट टू नो दैट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 5। सो अवर आंसर इज 5। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं सच दैट ईच ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय द लास्ट डिजिट। ऐसे 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं जिसमें जो लास्ट डिजिट हो, यानी कि ये वाली डिजिट, ये बाकी 3 डिजिट्स को डिवाइड करें। ठीक है ना, तो a को, b को और c को अलग अलग डिवाइड करें। तो ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो मैंने उस 4 डिजिट नंबर को मान लिया ABCD मैंने मान लिया 4 डिजिट नंबर ऐसा है जिसमें जो D है वो A, B और C को अलग अलग डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। तो अब इस तरह से केसेस बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, जब D = 1 रखेंगे, जब D = 1 रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो D = 1 रखने पे कितने केसेस बनेंगे, मतलब ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जिसमें हमारे तीनों डिजिट्स अलग अलग 1 से डिविजिबल हो। तो जब मैंने D = 1 रखा, यानी कि जब मैंने लास्ट डिजिट 1 रखा, तो मैंने कहा एक ही जगह पे मेरे पास रहेंगी 9 चॉइसेस। कहाँ से कहाँ तक, 1 to 9, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वो सारे नंबर्स हमारे 1 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इस केस में हमारे पास एक चॉइस बढ़ जाएगी, कौन सी, 0 वाली। इस केस में भी एक चॉइस बढ़ जाएगी, कौन सी, 0 वाली। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली बात करी नहीं गई है, तो यहाँ पे रिपीटिशन हम लोग धड़ल्ले से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास चॉइसेस है 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, तो टोटल चॉइसेस हो जाएंगी 900 के बराबर। केस सेकंड, जब आप D = 2 रखोगे, जब आप D = 2 रखते हो, यहाँ पे मान लो D = 2 आपने रखा, तो यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स रखने हैं जो थाउजेंड्स प्लेस हैं, वहां पे आपको ऐसे नंबर्स रखने हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, 2, 4, 6 और 8। तो कितनी चॉइसेस हो गई, पहले प्लेस के पास 4, दूसरे के पास एक बढ़ जाएगी, कौन सी, 0 वाली, तो इंटू 5 और इंटू 5, थर्ड वाले के पास भी एक चॉइस ज़्यादा होगी, यानी कि इंटू 5, तो दैट विल बी 100। जब D = 3 आप यहाँ पे रखोगे, तो मैंने कहा यहाँ पे अपने पास 3 चॉइसेस रहेंगी, 3, 6 और 9। ठीक है, 3 चॉइसेस हो गई, और उसके बाद यहाँ पे एक चॉइस बढ़ जाएगी 0 वाली, और यहाँ पे भी एक चॉइस बढ़ जाएगी 0 वाली, तो 3 × 4 × 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 48। जब आप D = 4 रखोगे, 4 रखने पे आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस, एक ही जगह पे ऐसा नंबर रखना जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो बताइए ऐसे कितने नंबर्स हैं सिंगल डिजिट जो 4 से डिविजिबल होते हैं, एक 4 हो गया और एक 8 हो गया। तो अपने पास यहाँ पे 2 चॉइसेस रहेंगी, और यहाँ पे एक एक चॉइस बढ़ जाएगी 0 वाली, तो इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 18। उसके बाद जब आप D = 5 रखोगे, फिर 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे और या 9 रखोगे, तो इन सब के जो केसेस होंगे
वो सब सेम होंगे। देखिए कैसे, क्योंकि जैसे मान लो ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, अगर आपने यहाँ पे मान लो 5 रखा, 6 रखा, 7, 8 या 9 में कुछ भी एक एक रखा, मान लो यहाँ पे आपने 5 रखा, तो आप बताइए यूनिट प्लेस, सॉरी थाउजेंड प्लेस पे अपने पास ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो कंप्लीटली। मैंने कहा सिर्फ एक ही, कौन सा, 5। तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ, तो इन दोनों केसेस में एक एक पार्ट बढ़ जाएगा, कौन सा, 0 वाला। तो यहाँ पे हम लोग 5 और 0 दोनों रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 और 0 दोनों रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चॉइस है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो टोटल कितनी हो गई, 4 चॉइसेस। अब इन पांचों केसेस में क्या होंगी, 4 चॉइसेस बनेंगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे 6 रखोगे तो यहाँ पे भी आप सिर्फ 6 रख सकते हो, यहाँ पे 6 0, यहाँ पे 6 0। जब आप यहाँ पे 7 रखोगे तो यहाँ पे भी सिर्फ 7 रख सकते हो, और यहाँ पे 7 0 और 7 0 दोनों रख सकते हो, ठीक। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो जाएंगी हमारी यहाँ से, जब आपने d = 5 रखा तो यहाँ से टोटल 4 डिजिट नंबर्स आपके 4 बनेंगे। और जब आप 6 7 8 9 रखोगे तो इसके केस भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4 बनेंगे। तो दैट विल बी 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16। तो हमें टोटल 4 डिजिट नंबर्स बताने थे, तो ये जितने भी नंबर्स निकालने हम लोगों ने, इन सब का सम कर दोगे। जब आप इनका सम करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1086 के बराबर। सो द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच द फर्स्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय द लास्ट डिजिट विल बी 1086। सो दिस इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स M गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो एंट्रीज है इसमें अल्फा है। बताया गया दैट अल्फा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, और n की जो वैल्यू है वो गिवन है सिग्मा k = 1 से 49 m⁻2k के बराबर। अब कह रहा है अगर i - m² इंटू n की वैल्यू -2i के बराबर है, i - m² इंटू n की वैल्यू -2i के बराबर है, तो कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा बताइए। अल्फा की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। सो ध्यान से देखिए, m गिवन है हमें, m मैट्रिक्स गिवन है, और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे m² का यूज हुआ है, और जो n की वैल्यू वो सिग्मा गिवन है 1 से 49 m⁻2k के फॉर्म में। तो मैंने कहा मुझे m² निकालना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, तो जो हमारा मैट्रिक्स m गिवन था उससे क्या करेंगे, उसकी हेल्प से m² निकालेंगे। m² का मतलब है m × m, यानी कि इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसी के साथ। तो जब दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे होते हैं, बेसिकली सब जानते हैं। रो 1 का पहले आप करेंगे कॉलम 1 के साथ, आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा, फिर रो 1 का कॉलम 2 के साथ, फिर ऐसे करके आपको चारों एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो m² की वैल्यू हो जाएगी इस मैट्रिक्स के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप पूरे आपके मैट्रिक्स से सारी एंट्री से माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो जब आप माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 0 0 1 विच इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो m² है उसकी वैल्यू हो जाएगी -α² इंटू आई के बराबर, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हमें क्या गिवन था, हमें i - m² की वैल्यू गिवन थी किसके बराबर, i - m² इंटू n की वैल्यू गिवन थी, i - m² इंटू n की वैल्यू गिवन थी -2i के बराबर। ठीक है, तो मैंने कहा i - m² पहले चेक करते हैं, i - m² सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखिएगा। तो m² क्या आया है, -α² इंटू आई आया है। तो मैंने कहा अगर मैं m² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा आपका i माइनस विल बिकम +α²i, दोनों से आपका i कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + α²। तो यहां से पता लगता है दैट i - m² की जो वैल्यू है वो आ रही है 1 + α² इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। i इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्या गिवन था, n की वैल्यू गिवन थी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ऑफ m⁻2k, k = 1 से 49 m⁻2k। तो मैंने कहा काम करते हैं, m² की जो वैल्यू आई थी m² की वैल्यू क्या आई थी -α² इंटू आई, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। m⁻2k को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m² की होल पावर k। तो जो m² है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -α² की होल पावर k। अब मैंने कहा ये जो आपका सिग्मा था ये मैट्रिक्स के लिए था, तो अगर इसको हम लोग रियल नंबर के लिए भी एक बार एक्सपैंड कर लेते हैं, उसके बाद उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो बात वही हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग रियल नंबर्स के लिए ऐड करते हैं। तो जो -α² आई है, आई का मतलब क्या होता है बेसिकली 1। तो आप बताओ अगर इसको मैं रियल नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपका सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k = 1 से 49 -α² की पावर k। अब अगर आप ध्यान से देखें, जब आप इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे, k = 1 से लेकर 49 तक की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा -α² की पावर 1, यानी कि -α²। उसके बाद जब k की जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा -α² की पावर 2, यानी कि हो जाएगा +α की पावर 4। उसके बाद अगला टर्म हो जाएगा -α² की पावर 3,
पावर ऑड है तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस अल्फा की पावर 6 एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स जाएंगे और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 49, जब आप k की जगह पे 49 सब्स्टिट्यूट करोगे। जब आप k की जगह पे 49 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 49, तो मैंने कहा माइनस तो बाहर आ जाएगा और हो जाएगा आपका अल्फा की पावर 98, 2 इंटू 49 विल बी 98। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जीपी बन रही है ऑफ टोटल 49 टर्म्स, 49 टर्म्स की जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है माइनस अल्फा स्क्वायर और कॉमन रेशियो भी है माइनस अल्फा स्क्वायर। जब आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो सम ऑफ 49 टर्म्स ऑफ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस अल्फा स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू अंदर क्या होता है आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r हमारा क्या है, r इज बेसिकली माइनस अल्फा स्क्वायर। मैंने क्या बताया, दिस इज अ जीपी वूज फर्स्ट टर्म इज व्हाट माइनस अल्फा स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो माइनस अल्फा स्क्वायर। तो Sn क्या होता है हमारा, Sn होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ a और r की वैल्यूज। तो a की वैल्यू थी माइनस अल्फा स्क्वायर, r की वैल्यू क्या माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 49 माइनस 1 अपॉन, नीचे की बात करें नीचे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। सो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 49 है, पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों से जब माइनस साइन कॉमन करेंगे वो नीचे वाले माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, मतलब प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर 49 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका पूरा समेशन है सिग्मा है, ये इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस समेशन की वैल्यू किसके बराबर थी, n के बराबर थी। तो मैंने कहा जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा किसमें n के साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू n। इधर क्या बचेगा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 98 प्लस 1, अल्फा स्क्वायर की पावर 49 का मतलब क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 98 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एन की, तो यू कैन सी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एन क्या हो जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है क्या, बेसिकली 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आप देख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, आई माइनस एम स्क्वायर के बराबर, और वो किसके बराबर आया माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 98 प्लस 1। मैंने कहा अगर मैं इससे माइनस साइन उस तरफ शिफ्ट करा दूं, ध्यान समझिएगा, मैं अगर माइनस साइन उस तरफ शिफ्ट करा दूं तो मैंने कहा ये जो वैल्यू आएगी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एन माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एन, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट आई माइनस एम स्क्वायर इंटू एन, क्योंकि आई माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई, है ना। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आई माइनस एम स्क्वायर और इंटू एन, वो किसके बराबर था माइनस 2i। लेकिन यहाँ पे अगर इसका माइनस साइन उस तरफ शिफ्ट करा देंगे, ध्यान से देखिए ये वाला माइनस साइन जब उस तरफ शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा माइनस आई माइनस एम स्क्वायर इंटू एन, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2i के बराबर, और इधर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 98 प्लस 1। अगर रियल नंबर के फॉर्म में बात करें तो ये हो जाएगा इस तरफ 2 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 98 प्लस 1। आप बताओ इस इक्वेशन में अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है ये अल्फा इक्वल्स टू 1 के लिए ही सेटिस्फाई करेगी, ओनली अल्फा इक्वल्स टू 1। अदरवाइज आप अल्फा की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करोगे दैट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, सो आवर आंसर इज 1। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस गिवन है fx और gx, बताया गया है ये दोनों फंक्शंस रियल पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ऑफ डिग्री 2 एंड डिग्री 1, मतलब fx की डिग्री 2 है और gx की डिग्री 1 है। अब कह रहा है जो आपका f ऑफ gx है वो गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 2x और g ऑफ fx भी आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो कह रहा है वैल्यू बताइए f2 प्लस g2 की। आप मुझे बताओ f2 प्लस g2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो तो तभी निकाल सकते हैं ना जब हम लोग को fx और gx पता हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि अगर f ऑफ gx आपको गिवन है और g ऑफ fx गिवन है तो उन दोनों की हेल्प से आप fx और gx बताइए। ध्यान से देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारा f ऑफ gx है ये है 8x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको इस तरह से ब्रेक करो कि अंदर जो आपका फंक्शन है जो x है वो आपका कन्वर्ट हो जाए gx में, और ये जो g ऑफ fx है ये गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसको आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म करो कि इसके अंदर जो आपका x है वो fx के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये आपको एट दैट रैंडम मोमेंट आपको सोचना पड़ेगा कि gx और fx आप ऐसा क्या रखें जिससे f ऑफ gx ये आ जाए और g ऑफ fx ये आ जाए। तो जब आप दोनों को सही से देखेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा दैट gx विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अच्छा, ऐसे हेल्प क्यों मिलेगी, क्योंकि gx की डिग्री बताई गई थी 1 और fx की डिग्री बताई गई थी 2। तो जो आप अब fx और gx लेंगे उसमें fx की डिग्री 2 होनी चाहिए और gx की डिग्री 1 होनी चाहिए।
तो gx आ जाएगा 2x माइनस 1 और fx आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो यहां से g2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 2 माइनस 1 यानी कि 3 के बराबर, और f2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 15। सो द वैल्यू ऑफ g2 प्लस f2 विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 3 which is equals to 18. So our answer is 18.